जय श्री राधे फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर देती हूँ, ओके। ये बोलकर वो जाने लगती है कि जीनत उसका हाथ पकड़ लेती है। धरा के कदम रुक जाते हैं, दिल जोर से धड़क उठता है। वो अपना सलाइवा गटक लेती है। जीनत कड़क नज़रों से उसे देखते हुए बोली, धरा, तुमने अभी अभी क्या कहा? अगर तुम दोनों नशे में नहीं होते तो भी तुम उसे नहीं रोकती? क्या मतलब है तुम्हारा? एक्सप्लेन करो। धरा पलटकर जीनत की तरफ मुंह कर लेती है, मगर उसकी आंखों में नहीं देख पाती। थोड़ा यहाँ वहाँ देखती है और कहती है, कुछ 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 भी तो नहीं। मैंने कहा ना, मैं तो बस ऐसे ही। जीनत उसके कंधे पकड़कर बोली, नजरें ऊपर करो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। धरा थोड़ी हड़बड़ा जाती है, मगर फाइनली वो अपनी नजरें ऊपर करके जीनत की आंखों में देखती है। जीनत बोलती है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? धरा एक बार फिर से अपना सलाइवा गटक लेती है, जो जीनत से झूठ नहीं बोल सकती थी, स्पेशली उसकी आंखों में देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। उसका चुप रहना जीनत को सवाल का काफी हद तक अपने सवाल का जवाब दे जाता है, और वो एकदम से इरिटेट होकर कहती है, धरा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके आगे वो कुछ बोलती नहीं। धरा ने तुरंत उसके हाथ पकड़े और कहा, जीनत, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जीनत ने तुरंत हाथ झटक दिए और वहां से चली गई। धरा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जीनत, मेरी बात सुनो। और वो उसके पीछे पीछे गई। जीनत, यार मेरी बात तो सुनो तो सही। जीनत हॉल में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्लियरली गुस्से में लग रही थी, और धरा बेचारा सा मुंह बनाकर उसके पीछे घूम रही थी, उसे रोकने के लिए, उसे समझाने के लिए, उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। मत, मतलब वही सब हुआ, लेकिन उसके इतना बोलते ही जीनत के कदम रुक गए और उसने पलटकर धरा की तरफ देखा। धरा उसकी आंखों में गुस्से देख सकती थी। अचानक उसके चेहरे पर नर्वसनेस दिखाई देने लगी और होठों को दांतों के नीचे दबा के उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, आई नो, तुमने मुझे वार्निंग दी थी। आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। उसने ये बोलकर और भी ज्यादा गिल्ट में अपना सर नीचे कर लिया। जीनत ने कहा, अगर नहीं करना चाहती थी तो कैसे हो गया ये सब कुछ? एक्सीडेंटली? सीरियसली तुम इसे एक्सीडेंट बोलने की कोशिश कर रही हो? तुम एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ? इतना बोलकर वो काफी गुस्से में थी और बाकी के शब्द अंदर ही ले लेती है, जो धरा को और भी ज्यादा शर्मिंदा कर देते हैं। जीनत कुछ सेकंड तक खामोश खड़ी रही, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है। उसने धरा से कहा, देखो धरा, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ कि अंबर बुरा लड़का है या तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स गलत है। वो अच्छा है, काफी अच्छा है। इनफैक्ट आरुष जैसा ठरकी प्ले बॉय लड़कों से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और ना ही तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़े लोग हैं यार, और हम कुछ भी नहीं उनके सामने। क्या होगा अगर अंबर अपने किए की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दे तो? फिर क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी? जीनत सोफे पर बैठ जाती है। धरा कुछ सेकंड खामोशी से खड़ी रहती है और फिर उसके बगल वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, जीनत, जो भी कुछ हुआ वो नशे की हालत में हुआ। हम दोनों ही नशे में थे, हम दोनों को ही नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर भी अंबर ने कहा कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पर मैंने मना कर दिया। मैं उसे किसी गिल्ट में नहीं डालना चाहती थी। गलती सिर्फ उसकी नहीं, हम दोनों की है, और किसी गिल्ट में आकर वो मुझसे जुड़ जाए, मैं ये नहीं चाहती। जीनत धरा की तरफ देखकर बोली, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? तुम दोनों नशे में थे, मैं मानती हूँ, मगर क्या उसे जरा सा भी होश नहीं था? क्या उसे जरा सा भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, और तुमने उसे मना कर दिया? सीरियसली धरा, जो भी कुछ हुआ उन सब में नुकसान तुम्हारा बहुत ज्यादा है, समझ रही हो ना? लड़कों का कुछ नहीं जाता यार, और लड़कियों का कुछ नहीं बचता। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? धरा कुछ बोल नहीं पाती। वो जानती थी कि जीनत सही कह रही है। एक लड़के का किसी के साथ रात गुजारना और एक लड़की का किसी के साथ रात गुजारना, ये चीज कभी समान नहीं हो सकते, फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि लड़के कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, उनकी बॉडी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता, मगर लड़कियों की तो पूरी लाइफ ही उथल पुथल हो जाती है। इसलिए उन्हें सोच समझकर कदम उठाने जरूरी है, क्योंकि इस चीज में नुकसान सिर्फ उनका ही होता है। धरा धरा अंबर से प्यार करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों के बीच में ये सब कुछ इन हालातों में हो जाएगा, मगर हो गया। फिर भी अंबर ने इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ा। इनफैक्ट उसने क्लियरली
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल दिया। इससे पता चलता है कि वो ऐसे फ़ायदा उठाने वाले घटिया लड़कों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने जीनत के बगल में बैठकर अपने हाथों को उसके अराउंड लपेटकर उसके कंधे पर सर रख लिया और कहा, अब गुस्सा मत करो ना प्लीज जीनत। तुम जानती हो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम ऐसे गुस्सा हो जाती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जीनत खामोशी से बैठी रही। उसे इस वक्त सच में समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस बिम्बो फ्रेंड का आखिर क्या करे। जीनत और धरा हमेशा से ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। उन्होंने कभी भी फैमिली का प्यार महसूस नहीं किया। वो सिर्फ अकेले रहे जब तक वे एक दूसरे के दोस्त नहीं बन गए, और उसके बाद सिर्फ वही दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। कुछ फैमिलीज जब बच्चे अडॉप्ट करने आते थे और उन दोनों में से किसी एक को चुनते थे तो वो लोग साफ मना कर देते थे। बचपन में दोनों बहुत प्यारी दिखती थी और कुछ फैमिलीज ने उन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी चुना, मगर उन लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ने से साफ मना कर दिया। कुछ साल अनाथ आश्रम में रहने के बाद जब दोनों टीनेजर में एंटर हुई तो फिर उन लोगों ने अनाथ आश्रम छोड़ने का डिसाइड किया और दोनों यहाँ शहर में आ गई। यहाँ पर आकर दोनों ने अपनी लाइफ शुरू की। दो लड़कियों के लिए किसी अनजान शहर में बस जाना, सरवाइव करना कभी भी आसान नहीं था। उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा, मगर एक बात उन्हें क्लियर थी कि सिर्फ वही दोनों हैं जो एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं। इस दुनिया में और कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। जीनत इन सब चीजों में काफी डिटरमाइंड थी, तरह सॉफ्ट हार्टेड थी, मगर जीनत उसे हमेशा याद दिलाती थी कि उसके अलावा इस दुनिया में वो किसी पर भरोसा ना करे। कोई भरोसे के लायक है ही नहीं। दोनों ने अपना काम शुरू किया। बहुत मेहनत करके किराए के घर से एक छोटा सा घर लिया। आश्रम से निकलते वक्त वहाँ की वार्डन, जिन्होंने माँ बनकर उन दोनों को पाला था, उसने उन लोगों को अपने सोने के कुछ जेवर दिए ताकि एक नए शहर में वो अपनी लाइफ शुरू कर सके। घर लेने में वो ज्वेलरी काम आई। अब उनके पास उनके सर पर एक छत है। बिना पेरेंट्स, बिना फैमिली के दोनों मुश्किल से सरवाइव कर पा रही थी, पर उन्हें जो भी काम मिलता था वो करते थे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी और उन्हें एक दूसरे की चिंता भी बहुत रहती थी। जीनत को धरा की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। उसने कभी भी उसे किसी फालतू लड़के के प्यार में पड़ने नहीं दिया, ना खुद पड़ी। लेकिन अब ये दो भाई उनकी जिंदगी में ऐसे आए कि दोनों ने ही तबाही मचा दी है। जीनत को बड़ा तेज सर दर्द महसूस हो रहा था। एक तो आरुष उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से ये अंबर भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अब तक की लाइफ में उसका एक्सपीरियंस सबसे घटिया से घटिया लड़कों से पड़ चुका था। आरुष एक नंबर का ठरकी जरूर था, पर उसे पता है कि वो घटिया नहीं है। और अंबर, वो तो ठरकी भी नहीं है, अच्छा लड़का है। उसे बस अपनी फ्रेंड की चिंता है। कुछ सेकंड खामोशी के बाद उसने धरा की तरफ देखा और कहा, क्या अंबर अपने किए हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सच में तैयार है? धरा हाँ में सर हिला देती है और कहती है, हाँ, उसने मुझसे साफ साफ बोला था। जीनत ने कहा, और तुमने मना कर दिया? आर यू क्रेजी? तुम तो प्यार करती हो ना उससे, तो अगर वो तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता है तो फिर मना क्यों कर रही हो? धरा 2 सेकंड चुप हो जाती है, फिर कहती है, पर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों किसी गिल्ट की वजह से करीब आए। धरा की बात सुनकर जीनत ने कहा, तुम्हें सही में लगता है कि वो गिल्ट की वजह से तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता है? धरा ने कंफ्यूजन होकर कहा, तो और क्या रीजन हो सकता है? मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, वो मेरे प्यार में थोड़ी गिरेगा। उसके पास तो इतनी खूबसूरत लड़कियों की लाइन है, उन सबको छोड़कर वो मुझे क्यों देखेगा? जीनत 1 सेकंड सच में चुप हो जाती है। ये सब कुछ सोचना उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फाइनली एक गहरी सांस लेकर वो कहती है, जो भी हो धरा, ख्याल रखना आगे से ऐसा कुछ ना हो। अगर वो सच में सिंसियर भी है तो भी। धरा तुम लड़की हो और तुम्हें अपने लिमिट्स पता होनी चाहिए, ओके? जरा हाँ में अपना सर हिला देती है जीनत, हल्का सा मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। थोड़ी ही देर में जीनत शंभू बनकर घर से निकलती है और धरा घर के दरवाजे वगैरह बंद करके सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि जीनत अब निकल चुकी है तो वो तकरीबन आधी रात के बाद ही लौट कर आएगी। आरुष अपने फ्लैट में आराम से नहा धोकर कंफर्टेबल कपड़ों में कमरे से बाहर आता है। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। बाहर आने के बाद वो फ्रिज से बियर की बोतल निकालता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। मोबाइल फोन में टाइम देखते हुए वो सोचता है
किसे कॉल करूँ, जीनत को या शंभू को? वैसे टाइम के हिसाब से इस वक्त मुझे शंभू को कॉल करना चाहिए। जीनत तो कॉल उठाएगी ही नहीं और शंभू के पास कोई चॉइस नहीं होगी। आई नो कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा हूँ, पर क्या करूँ यार, उसे देखे बिना नहीं रहा जाता। एक काम करता हूँ, कर ही लेता हूँ। जल्द ही वो शंभू को कॉल करता है। बेल बजती है, कुछ देर तक बजती ही रहती है। आरुष बियर की कैन को हल्का सा अपने घुटने पर टक टक बजाते हुए कॉल उठने का इंतजार करने लगता है। जल्द कॉल रिसीव होती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी सर बोलिए। शंभू की आवाज सुनकर आरुष का हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप कर जाता है। वो उसकी आवाज में दबी हुई इरिटेशन सुन सकता था। मैडम तो अभी तक इतनी गुस्सा हैं, उसने कहा। शंभू कहाँ हो तुम? जीनत ने शंभू की आवाज में कहा। अभी थोड़ा बिजी हूँ सर, तो अगर आपने बुलाने के लिए कॉल किया है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। आरुष ने कहा, नहीं मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम फक। उसने इतना ही बोला कि तभी अचानक दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। एकदम से इतनी तेज आवाज कि आरुष के हाथ से बियर की बोतल छूटकर नीचे गिर गई और वह फटाक से टूट गई और आरुष सोफे से खड़ा हो गया। शंभू, ये आवाज बहुत तेज थी। कॉल कट नहीं हुआ था। आरुष ने शीशा टूटने की, किसी चीज के टकराने की जबरदस्त आवाज सुनाई दी और उसका दिल जैसे उछलकर उसके हलक में आ गया। ये एक्सीडेंट था क्या? जीनत का एक्सीडेंट हो गया? उसने तुरंत बोलने की कोशिश की। हेलो हेलो जीनत, जीनत तुम सुन रही हो? हेलो हेलो। लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। एकदम से सन्नाटा छा जाता है। आरुष तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट, वो जरूर एक्सीडेंट था। उसे तुरंत ही पहुंचना होगा। जीनत को कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। आरुष का दिल सीने में पागलों की तरह दौड़ने लगता है। वो तुरंत टेबल पे पड़ी गाड़ी की चाबी उठाकर दरवाजा खोलकर भागता है और गाड़ी के पास जाता है। तभी अचानक गाड़ी को हाथ लगाते ही उसके दिमाग में कुछ पुराने इंसिडेंट घूमने लगते हैं। वो एक्सीडेंट जहां पर उन लोगों ने कियारा को हमेशा के लिए खो दिया था। उस एक्सीडेंट के बाद आरुष ने कभी गाड़ी ड्राइव की ही नहीं। पता नहीं क्यों उसे हमेशा अजीब डर लगा रहता था। वो एक्सीडेंट, वो ब्लास्टर, आज तक वो कभी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया। इसलिए उसने गाड़ी ड्राइव करना ही छोड़ दिया। लेकिन आज आज एक बार फिर से वही हादसा उसकी जिंदगी में फिर से हुआ है। उसका प्यार आज एक बार फिर से किसी खतरे में है। उसे जाना होगा, उसे मदद करनी होगी, उसे अपनी जीनत को बचाना होगा। ड्राइवर यहाँ पर नहीं था। आधी रात हो चुकी थी और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो बस गाड़ी का दरवाजा खोलता है, बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर एक गहरी सांस लेकर तेज स्पीड से गाड़ी को भगाता है। रास्ते में वो जीनत की लोकेशन ट्रैक करता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जीनत की लोकेशन साफ दिखाई दे रही थी। वो पॉइंट, वो लाल बिंदु हल्का सा भी हिल नहीं रहा था। मतलब जीनत वहीं पर। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। माथे पर पसीना आ गया, हाथों में कपकपी शुरू हो गई। नहीं नहीं जीनत, प्लीज़ होल्ड ऑन बेबी, आई एम कमिंग। आरुष और भी तेज स्पीड से गाड़ी चलाता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। बार बार उसकी आंखों के सामने वो ब्लास्ट, वो एक्सीडेंट घूम जाता है। नहीं, इस बार वो अपना प्यार नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। जल्द ही उसकी गाड़ी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है और वो ब्रेक लगा देता है। गाड़ी से निकलकर जब वो सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है और चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, जीनत। वो भागकर आता है, देखता है कि शंभू कि जो टैक्सी है वो बुरी तरीके से पलट गई थी, टूट गई थी, हर तरफ कांच बिखरा हुआ था। और जीनत जो कि आधी गाड़ी में फंसी हुई थी और आधी बाहर निकलने की कोशिश में बेहोश हो गई थी। बहुत सारा खून बह रहा गया था उसका। आसपास कोई भी नहीं था जिसने एक्सीडेंट किया। शायद वो डरकर भाग गया था, मगर जीनत की मदद करने की कोशिश नहीं की। वो अब भी शंभू के गेटअप में थी, मगर बुरी तरह से लहूलुहान। आरुष भागकर गाड़ी के पास आया और जीनत को पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। जीनत, जीनत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो जोर जोर से चिल्लाता है और जीनत को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान जीनत की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो अपनी आंखों के सामने आरुष का पैनिक चेहरा देखती है। उसके होठों से हल्के से आरुष का नाम निकल जाता है। आरुष, हेल्प मी। आरुष ने तुरंत कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो जीनत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद जीनत बेहोश हो जाती है। तभी आरुष देखता है कि गाड़ी की
फ्यूल टैंक नीचे से आग पकड़ ली है। उसका चेहरा का रंग पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। नहीं, इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं। आरुष दोनों हाथों से गाड़ी को पकड़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे उठाने की कोशिश करता है। उसके हाथों की गर्दन और माथे की नसें खिंचने लगती है। वो पूरी ताकत के साथ जीनत को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था और जैसे तैसे करके वो जीनत का आधा फंसा हुआ शरीर किसी भी तरह से बस निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके हाथ में कांच के टुकड़े बुरी तरीके से चुभ गए थे, माथे पर पसीना आ गया था और आग लगातार बढ़ती जा रही थी। जीनत को तुरंत अपनी बाहों में उठाकर वो फटाक से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और जैसे ही जीनत को गाड़ी में डालता है, उसकी टैक्सी जो कि पलट गई थी उसमें ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगता है, मगर वो किसी तरह से गाड़ी को पकड़ लेता है। उसकी सांसें तेज, चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन। वो उस गाड़ी को देखता है जिसमें ब्लास्ट हो गया था। अगर उसे थोड़ी और देर लग जाती तो जीनत का भी वही हाल होता जो कियारा का हुआ। आरुष की आंखों से आंसू टपक जाते आरुष की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, हाथ बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। अतीत का वो लम्हा, कियारा की वो आखिरी नजरें, वो ब्लास्ट, सब उसकी आंखों के सामने घूम जाता है और दिल बुरी तरीके से धड़कने लगता है। मगर वो अपने आप को समझाता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। मैंने बचा लिया जीनत को, इस बार मैंने बचा ही लिया उसे। अपने आप को ये समझाते हुए वो तुरंत गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को अस्पताल की तरफ ले जाता है। रास्ते में वो जीनत को पकड़कर रखता है। जीनत बेहोश थी, उसकी दाढ़ी मूंछ ऑलरेडी निकल गई थी और सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। अस्पताल पहुंचकर आरुष उसे अपनी बाहों में उठाए हुए भागकर अंदर आता है और तुरंत जीनत के लिए डॉक्टर अरेंज करता है। डॉक्टर तुरंत जीनत को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आता है और आरुष से कहता है उनका काफ़ी खून बह गया है, हॉस्पिटल में ब्लड की काफ़ी कमी है, ब्लड बैंक से आने में टाइम लग जाएगा। आरुष ने तुरंत कहा, डॉक्टर्स, आई एम एन यूनिवर्सल डोनर, आप मेरा ब्लड लीजिए। डॉक्टर हल्का सा सर हिलाता है और तुरंत आरुष को ब्लड लेने के लिए वहां पर भेज दिया जाता है। जल्द ही आरुष के शरीर से खून निकाला जाता है। जब नर्स उसके हाथ से सुइयां निकालने वाली होती है तो आरुष कहता है, थोड़ा और निकाल लीजिए, उसे कमी नहीं रहनी चाहिए। नर्स ने कहा, ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आरुष ने तुरंत कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना थोड़ा और निकाल लीजिए प्लीज़। और बहुत बे और बहुत बेचैनी भरी नज़रों से नर्स से रिक्वेस्ट करता है। नर्स हेल्पलेस होकर बस हल्का सा सर हिला देती है। आरुष बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अब भी उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अभी भी उसे अजीब सा डर खा रहा था। जीनत को कुछ हो नहीं सकता, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। सुबह सर में तेज दर्द के साथ जीनत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसके सर पर पट्टी बांधी गई थी। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो हल्के हल्के बीप का साउंड और सफ़ेद छत, सफ़ेद दीवारें नज़र आती हैं। पलकों को 3-4 बार झपकाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो अस्पताल में है। उसकी नज़र बगल में दवाइयाँ अरेंज कर रही एक नर्स के ऊपर पड़ती है और वो कमज़ोर सी आवाज़ में कहती, सिस्टर। नर्स जब जीनत को होश में आते हुए देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर ब्राइट चमक आ जाती है। तुम्हें होश आ गया, थैंक गॉड। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? जीनत ने आसपास देखा और कहा, मैं यहाँ पर कैसे? उसकी आवाज़ मुश्किल से ही निकल पा रही थी और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। नर्स ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें रात को लेकर आया था, तुम्हारा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी खून बह काफ़ी खून बह गया था। तभी अचानक जीनत को याद आया कि वो आरुष से बात कर रही थी। तभी पता नहीं कहां से एक गलत साइड से गाड़ी उसकी तरफ तेज स्पीड से चलते हुए आई। उसने कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन उस गाड़ी का बैलेंस जैसे बिगड़ा हुआ था। पता नहीं कोई दारू पीकर चला रहा था या क्या, लेकिन वो डॉस नहीं कर पाई और उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई। उसकी गाड़ी पलट गई और वो फंस गई। उसे अपनी पलकें बंद होने से पहले कुछ देखा था। कुछ शराबी लड़के गाड़ी में बैठे थे जिन्होंने बाहर निकलकर देखा भी, लेकिन डर के मारे वो लोग गाड़ी लेकर भाग गए और उनकी हेल्प तक नहीं की। उसके बाद उसे याद नहीं किसने उसे बचाया। और 1 मिनट, क्या कहा नर्स ने? बॉयफ्रेंड? जीनत नर्स की तरफ देखकर हैरानी में बोली, आपने कहा बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड?
नर्स ने कहा हाँ। उसके बाद उसने जीनत के हाथ की आईवी ड्रिप को थोड़ा सा चेक करते हुए कहा, उसने रात को बहुत ब्लड दिया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और तुम सोच भी नहीं सकती वो कितना पागल हो गया था जब तक डॉक्टर ने उसे ये नहीं कहा कि तुम खतरे से बाहर हो। वो तो जैसे किसी भी वक्त उसे हार्ट अटैक आने वाला हो, इतना घबरा गया था। ही रियली लव्स यू, यू आर सो लकी। जीनत का दिमाग ब्लैंक सा हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन तभी हॉस्पिटल वार्ड का दरवाज़ा खुला और आरुष चलकर अंदर आया। दोनों की नज़रें आपस में टकराई और जीनत की सांस हलक में अटक गई। आरुष ने जैसे ही जीनत को होश में देखा, उसके चेहरे पर एकदम ब्राइट चमक आ गई। वो तुरंत उसके पास भागकर आया और बोला, यू आर ओके, थैंक गॉड। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नर्स ने कहा, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली गई। आरुष जीनत का हाथ पकड़कर उसके हाथ के पीछे किस करता है और फिर उसे देखकर कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? आर यू फीलिंग ओके? उसने बहुत सॉफ्ट आवाज में पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पर चिंता के साथ साथ रिलीफ भी। जीनत का हार्ट बीट को स्किप कर गया। कुछ सोचकर उसने अपना सलाइवा गटक लिया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो शंभू के गेटअप में थी। आरुष उसे लेकर आया तो क्या इसका मतलब उसे सब कुछ पता चल गया? जीनत की ऐसी नजरें देखकर आरुष समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जीनत कुछ बोल नहीं पाती। आरुष ने उसके चिन को पकड़कर चेहरे को अपनी तरफ किया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आरुष की आंखों में ये नोटी सी चमक, मगर ये नरमाहट देखकर जीनत को अजीब सा महसूस होता है। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसे ऑलरेडी सब पता चल गया है। लेकिन अगर सब पता चल गया है तो फिर ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा? क्या उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल बेड पर है इसलिए? जीनत कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरुष से बोली, तो तुम्हें पता चल गया? आरुष ने ऑलरेडी ये सवाल एक्सेप्ट करके रखा था। उसने हल्की सी आईब्रो ऊपर उठाई और कहा, तुम्हें अब एहसास हो रहा है? ये सुनकर अचानक जीनत की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से उठने वाली थी लेकिन उसे दर्द हुआ और उसने एकदम से घबरा कर कहा, डोंट मूव, लेटी रहो। जीनत फिर से लेट गई और फिर आरुष से हैरानी से बोली, तुम्हें पहले ही पता लग गया? तुम्हें पहले ही पता लग गया था? लेकिन कब, कैसे? वो हैरान थी इस बात से कि उसे उसकी सच्चाई का आखिर कब पता लगा और कैसे। आरुष ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली और कहा, वो लैला वाला इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे घर आया था। उस वक्त तुम्हें शंभू बनकर घर से निकलते हुए देखा था मैंने। मुझे उसी वक्त तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया था। जीनत को वो इंसिडेंट याद आता है और जैसे ही याद आता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब इस आदमी को उसकी सच्चाई के बारे में उसी दिन पता चल गया था। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो याद करती है। जीनत की आंखें एकदम से डार्क हो जाती हैं और उसने कड़क गुस्से भरी नजरों से आरुष की तरफ देखा, तो इसका मतलब उसके बाद तुमने शंभू के साथ जो भी कुछ किया वो जानबूझकर किया ना? जीनत का सवाल सुनकर आरुष थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर अपनी गर्दन को पीछे से खुजा देता है। जीनत को गुस्सा आता है। वो कमजोर महसूस कर रही थी मगर फिर भी अपना पैर उठाकर जोर से उसकी कमर पर मारती है और वो एकदम से संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। आउच! बेबी, क्या कर रही हो? जीनत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यू रास्कल, तुमने जानबूझकर मुझे परेशान किया ना? तुम सब कुछ जानते थे, उसके बाद भी तुमने मुझे इरिटेट करने के लिए वो सब किया ना? आरुष जमीन से खड़ा हुआ और बोला, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया वो भूल गई। ये सुनकर जीनत एकदम से खामोश हो गई। हाँ, उसने भी कुछ कम नहीं किया था। उसने शर्मिंदगी और ऑकवर्डनेस के साथ नजरें दूसरी तरफ कर ली। आरुष फिर से उसके बगल में बैठते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं शंभू को सब कुछ बता चुका था। तुमने मुझे गलती से भी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम ही शंभू हो और तुम ही जीनत। एक तरफ तो जीनत बनकर जख्म देती थी, दूसरी तरफ शंभू बनकर मेरे जख्मों पर मरहम भी लगाती थी। बहुत अच्छा खेला था तुमने मेरे साथ। उसके बदले में अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे कितना गुस्सा आया होगा इस बात का आइडिया भी है तुम्हें? आरुष की बात सुनकर जीनत और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। आरुष ने कहा, लैला को भी मैसेज करके तुमने ही घर पर बुलाया था ना, और फिर खुद ही इतना बड़ा बवाल किया, मुझे इतना कुछ सुनाया और चली गई, कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं इतना डेस्परेट होकर बिना मेरी गलती होने के बावजूद भी तुमसे माफी मांग रहा था, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना उस वक्त मेरी हालत देखकर, सब कुछ जानते हुए भी।
मुझे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर एंजॉय कर रही थी ना तुम? जीनत आरुष के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। एंजॉय? क्या घंटा एंजॉय? आरुष को ऐसे देखकर वो कितना गिल्ट फील कर रही थी सिर्फ वही जानती थी। जीनत को ऐसे चुपचाप खामोश और उसकी आंखों में गिल्ट और शर्मिंदगी देखकर आरुष के एक्सप्रेशन नरम हो जाते हैं। हाँ, उस बात को लेकर उसे जीनत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर अब वो सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। अब उसे बस प्यार है जीनत से। जीनत के हाथ को पकड़कर एक बार फिर से उस पर किस किया और कहा, बट अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया वो हो गया। आई फॉरगिव यू। आरुष की बात सुनकर जीनत अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। फॉरगिव यू? क्या मतलब फॉरगिव यू? और किस चीज के लिए? उसने अपना हाथ झटक कर पीछे किया और आरुष की आंखों में देखते हुए कहा, किस बात के लिए माफ किया तुमने मुझे? मेरी गलती क्या थी? जीनत की बात सुनकर आरुष अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठाकर बोला, तुम्हारी गलती क्या थी? जीनत ने हाथों को छाती पर क्रॉस किया और कहा, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। ऑलराइट, मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी और मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। आरुष अब अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला और अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी? तुम मेरे सामने जानबूझकर डबल लाइफ जी रही थी। जीनत ने कहा, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हालात ऐसे पैदा हो गए, मैंने बस क्लियर नहीं किया। और क्यों करती मैं क्लियर? तुम थे ही कौन मेरे, जिसके सामने मैं अपना सीक्रेट खोलती? शंभू बनकर रहना मेरी मजबूरी थी, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं जीनत बनकर रातों को टैक्सी ड्राइव कर सकती थी? इतना सेफ है ये जमाना जहां पर एक लड़की आधी रात को टैक्सी चला सकती है? वो मेरी अपनी मजबूरी थी, मैं क्यों तुम्हें कुछ भी बताती? जीनत की बात सुनकर आरुष ने कहा, मुझे नाराजगी उस बात से नहीं है, तुम्हारा पॉइंट मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन जब मैं शंभू को अपने दिल की बात बताई तो सच्चाई बताने की बजाय तुमने अपने आप को पटाने के आइडिया देने लगी। इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगी तुम? क्या इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है? जीनत ने ऑकवर्ड होकर नजरें दूसरी तरफ की। हाँ, इस चीज में उसकी गलती है, पर वो क्यों माने? बिल्कुल नहीं मानेगी। उसने कहा, नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम बेवकूफ एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी लव लाइफ के बारे में बताओगे तो उसमें तुम्हारी गलती है। जीनत की बात सुनकर आरुष स्पीचलेस हो जाता है। वैसे पॉइंट तो था उसकी बात में। उसने अपनी इतनी सीक्रेट बात अपनी लव लाइफ के बारे में किसी मामूली टैक्सी ड्राइवर को बताया जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं था। तो इस चीज में उसकी क्या ही गलती? एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ऑल राइट ऑल राइट, सारी ही गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो बेबी प्लीज। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अभी अभी तुम्हें होश आया है। जीनत ने उसकी तरफ देखा, 2 सेकंड खामोश रही और फिर कहा, जान बचाने के लिए थैंक यू। आरुष ने जीनत से कहा, यू आर माई लाइफ बेबी, तुम्हारी जान को मैं खतरे में कैसे देख सकता था? आरुष की बात सुनकर जीनत का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। वो देखती है कि आरुष के होठों पर हल्की सी स्माइल और आंखों में बहुत नरमाहट है। वो धीरे से उसके करीब और बहुत करीब आता है, प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचता। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हें उस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजर रही थी। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वरना पता नहीं मैं पता नहीं मैं क्या कर बैठता। आरुष ने जीनत के माथे पर किस किया और फिर कहा, आई सो मच लव यू बेबी। जीनत का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो जाता है और धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी तेज आवाज के साथ बोर्ड का दरवाजा खुला और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जीनत, आरुष और जीनत दरवाजे की तरफ देखते हैं तो अयाना और धरा वहां पर खड़ी हुई थी। धरा की आंखों में आंसू आए हुए थे और अयाना के चेहरे पे भी बहुत ज्यादा चिंता नजर आ रही थी। दोनों तुरंत भागकर अंदर आए। आरुष वहां से खड़ा हो गया। धरा तुरंत उसके पास आई और उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। धरा को ऐसे देखकर जीनत ने कहा, धरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धरा से रहा नहीं गया और वो उसके पास आकर उसे हक करके उसके सीने पर सर रखकर रोने लगती है। जब उसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो बहुत रो रही थी। कसम से उसके सर को प्यार से सहलाते हुए जीनत ने कहा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ धरा। धरा ने सिसकते हुए कहा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितनी डर गई थी जब आरुष ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा कौन था इस दुनिया में तुम्हारे अलावा। वो मुश्किल से बोल ही पा रही थी और बुरी तरीके से रो रही थी। जीनत ने कड़क नजरों से आरुष की तरफ देखा। उसने जैसे ही उसकी ऐसी नजरें अपने ऊपर महसूस की, उसे समझ में नहीं आया कि वो इतना गुस्से में क्यों देख रही है। उसने तो बस फोन करके बताया ही था कि जीनत हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। ऐना आगे जाकर जीनत के सर को सहलाते हुए बोली, जीनत अब कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें। जीनत ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। थोड़ी ही देर में धरा भी फाइनली रोना बंद कर देती है। जीनत बिस्तर के सहारे पीठ लगाकर बैठी हुई थी। धरा ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। अयाना ने कहा, हाँ जीनत, ऐसे कैसे अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। आरुष भी वहीं पर खड़ा हुआ था। पूरी रात वो सिर्फ इस टेंशन में था कि जीनत को होश कब आएगा, इसलिए उसके दिमाग से ही निकल गया बाकी सब कुछ। अब जब जीनत बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट का मुद्दा उठा है तो वो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेगा। जिसकी वजह से भी जीनत का एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग तो बचने नहीं चाहिए। जीनत ने कहा, पता नहीं सामने से एक गाड़ी मेरी टैक्सी से टकरा गई और फिर एक्सीडेंट के बाद हेल्प करने की बजाय वो लोग डरकर भाग गए। शायद शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। ये सुनकर आरुष की आंखें डार्क हो जाती हैं। आखिर कौन थे वो, और उनकी इतनी हिम्मत, जरा भी शर्म नहीं थी उनके अंदर। एक्सीडेंट होने के बाद कम से कम वो जीनत को हेल्प तो कर सकते थे, लेकिन उसे मरते हुए छोड़कर भाग गए कमीने, कायर कहीं के। अयाना ने तुरंत पूछा, अच्छा टैक्सी ड्राइवर, उसका क्या, वो जिंदा है या नहीं। अयाना की बात सुनकर आरुष, धरा और जीनत तीनों खामोश हो जाते हैं, क्योंकि तीनों को पता था कि जीनत ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। पर अयाना को नहीं पता था कि वो एक लड़की के भेष में टैक्सी चलाने का काम करती थी। जीनत ने, धरा ने बोला, यहाँ पर मैं रुकूंगी तेरे साथ। जीनत ने कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और यहाँ डॉक्टर्स हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। देखो तुम काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ओके। धरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। जीनत की बात बिल्कुल सही थी। वो अंबर की सेक्रेटरी है, अंबर का काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर वो अंबर से रिक्वेस्ट करेगी तो वो छुट्टी देने के लिए मान जाएगा, लेकिन नौकरी तो नौकरी ही होती है ना, किसी भी हालत में उसे करनी ही होगी। जीनत के बहुत रिक्वेस्ट करने पर फाइनली धर्म मान जाती है और कहती है, मैं शाम को काम खत्म होते ही तुम्हारे लिए डिनर लेकर आऊंगी। जीनत हाँ में अपना सर हिला देती है। उसके बाद धरा वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अयाना जीनत से बोली, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आती हूँ। जीनत ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, आंटी प्लीज, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अयाना एक सेकंड तक खामोश हो जाती है, फिर वो जीनत के पास आती है, उसके बगल में बैठकर उसके प्यारे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेती है। जीनत कंफ्यूजन और खामोशी से अयाना को देखती है। अयाना मुस्कुराकर जीनत के माथे पर किस करती है और कहती है, तुम्हें पता है जीनत, मेरे दो बेटे हैं, मगर हमेशा ही दिल एक बेटी के लिए बहुत तड़पता था। मैं डेस्परेटली चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरे अंदर की वो बेटी की इच्छा जैसे पूरी हो जाती है। जब आरुष तुम्हें पहली बार घर लेकर आया था तो तुम्हें देखते ही मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी कि जिस बेटी की मुझे इतने सालों से तड़प रही है वो तुम ही खत्म करोगी। अयाना की बात सुनकर जीनत का दिल नरम हो जाता है। जीनत के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर अयाना ने कहा, आई नो कि तुम्हारे पेरेंट नहीं हैं, पर आज के बाद मैं और कबीर सिर्फ आरुष के ही नहीं तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं। तो मुझे अब से आंटी बोलना छोड़कर तुम मॉम बोल सकती हो। अचानक अयाना की बात सुनकर जीनत का पूरा चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कुछ बोलती नहीं। अयाना कुछ सेकंड खामोश रही और फिर उसने कहा, जीनत, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम उसका सच सच जवाब दोगी। जीनत खामोशी से बस अपना सर हिला लेती है। अयाना पूछती है, तुम आरुष से प्यार करती हो ना। अयाना का सवाल सुनकर जीनत अपनी पलकें नीचे कर लेती है। क्या वो आरुष से सच में प्यार करती है। हाँ करती है, सच में करती है। वो जब मरने वाली थी तो उसकी एक ख्वाहिश थी, सिर्फ दो लोगों को आखिरी बार देखने की, एक धरा को और दूसरा आरुष। उसे नहीं लगा था कि वो जिंदा बचेगी, और उन मोमेंट्स में बेहोश होने से पहले उसे बस धरा और आरुष का ही ख्याल आया था। तो वो प्यार करती है आरुष से। बस कभी उसने आरुष के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। उसकी हरकतों को देखकर, जीनत को खामोश देखकर अयाना ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, तुम प्यार करती हो उससे। तुम्हें शायद उसकी लाइफ, उसके अतीत के बारे में भी पता होगा, लेकिन जीनत, ये बोलकर अयाना थोड़ी सी सीरियस लेकिन
ब्लेंडिंग आवाज में बोली जीनत। आरुष चाहे कैसा भी लड़का हो, मगर एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है और हद से ज़्यादा प्यार करता है तुमसे। मैंने आरुष को पैदा किया है, मैंने उसे बड़ा किया है। हाँ, मैं जानती हूँ उसके अंदर उसकी बाप की कुछ हरकतें आ गई हैं, लेकिन वो मेरा भी बेटा है। बहुत प्यार करता है मुझसे, इतना कि वो तुम्हारे लिए अपने आप को पूरे तरीके से भी बदल सकता है। अयाना की बात सुनकर जीनत तो थोड़ी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखकर बोली, बाप की हरकतें? बाप की हरकतों से आखिर अयाना का मतलब क्या था? जीनत का सवाल सुनकर अयाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है और अपने गाल को हल्का सा खुजाते हुए कहती है, हाँ हाँ, बाप की हरकतें। जवानी के दिनों में उसका बाप भी कुछ कम नहीं था, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, सिर्फ शक्ल से ही नहीं, हरकतों से भी। अयाना की बात का मतलब समझ कर जीनत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, इसका मतलब आपके हस्बैंड भी प्ले बॉय थे? उनकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी? एक गहरी सांस लेकर अयाना हाँ में अपना सर हिला देती है। हाँ, बहुत सारी, मतलब लगभग आधा शहर। जीनत अपने मुंह पर हाथ रख ले जीनत अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था, पर फिर अयाना हल्का सा हंस देती है और कहती है, लेकिन यू नो वॉट, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ में भी कबीर को चुनने का मौका मिलेगा ना, तो मैं आंखें बंद करके उसे ही चुनूंगी। उसका अतीत चाहे कुछ भी रहा हो, मगर वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरी लाइफ में आने के बाद उसने अपनी पुरानी लाइफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कबीर का अतीत एक ऐसी चीज़ है जिसे अयाना के लिए भुला देना आसान नहीं है। उसे आज भी सब कुछ याद आता है, हाँ, मगर उसके लिए अगर कोई चीज़ उससे भी ऊपर मायने रखती है तो वो है कबीर। कबीर का प्यार उसके लिए बहुत कुछ है। जो लोग घटिया होते हैं ना, उन्हें घटियापन पे उतरने में कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। कोई प्यार व्यार उनके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अयाना की लाइफ में आने के बाद कबीर ने कभी उसके अलावा किसी और को देखा तक नहीं। बहुत बार सबूत दे चुका है वो अपने प्यार के, और अयाना भी अंधी नहीं है जिसे उसका प्यार दिखाई नहीं देता। अयाना जीनत के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कबीर मेरे लिए बदल गया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। आरुष तुम्हारे लिए बदलेगा जीनत क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। फिर चाहे वो कभी सही हो या गलत, मेरा सपोर्ट तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहेगा। आखिर तुम मेरी बेटी हो। अयाना की बात सुनकर जीनत को अपनी नाक में हल्की सी सेंसेशन महसूस होती है और आंखें तुरंत ही आंसुओं से भर जाती है। जब से वो पैदा हुई है तब से लेकर आज तक उसने कभी भी मॉम के प्यार को महसूस नहीं किया और इस चीज के लिए उसकी तड़प हमेशा बनी रहती थी। एना को देखकर उसे सच में उसके अंदर से मॉम वाली वाइब्स आती है। शी इज सो स्वीट, सो लविंग, सो केयरिंग। इस मामले में आरुष बहुत लकी है, और अगर वो आरुष के साथ जुड़ गई तो क्या उसे भी वो मिल जाएगा जिसके लिए वो बचपन से तड़पी है, मॉम का प्यार। ऐना जीनत को हक करती है। ऐना भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। ना चाहते हुए भी जीनत की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और दिल अजीब सी नरमाहट और मीठे से दर्द से भर जाता है। आई लव यू मॉम, अरमान जल्दी करो, इतना टाइम। ओजल बाथरूम के दरवाजे पर खटखट करती है। तभी अंदर से अरमान की आवाज सुनाई देती है, हाँ हाँ बस 2 मिनट, हो गया आ रहा हूँ। ओजल एक गहरी सांस लेती है और थोड़ा कमरा ठीक करने लगती है। फिर वो बिस्तर पर बैठकर अपने फोन को पॉकेट से निकालती है और उसमें डॉक्टर एक्स के फोल्डर चेक करती है। जब से उसे अपनी तस्वीर डॉक्टर को भेजी है उसके बाद से डॉक्टर एक्स का कोई भी जवाब नहीं आया और वो कंफ्यूज है कि इतने टाइम हो गया और डॉक्टर एक्स का जवाब क्यों नहीं आया। वो अपने मन में सोचने लगी कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक काम करती हूँ, एक मैसेज करके देखती हूँ। ये सोचकर ओजल स्क्रीन के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाती है और मैसेज टाइप करती है। उसके बाद उसे डॉक्टर को सेंड कर देती है, मगर काफ़ी देर देखते रहने के बाद भी उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। उसके होठ खुद दांतों के नीचे दब जाते हैं और कुछ सेकंड सोचकर वो डॉक्टर एक्स का नंबर डायल करती है। वो फ़ोन को कान पर लगाकर बैठी रहती है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं होता। उसके बाद अपने आप ही कट जाता है। ये डॉक्टर ये डॉक्टर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं और ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब दे रहे हैं। हो क्या रहा है ये? ओजल ये सोचकर एक बार फिर से कॉल करने की सोचती है कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। ओजल पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है और
देखती है और पाती है कि छोटा सा अरमान अपनी कमर पर कार्टून वाले सुंदर से टॉवल को लपेटे हुए अपने गीले बालों को झाड़ता हुआ बाथरूम से निकलता है। अरमान को देखकर ओजल की नजर उस पर ठहर जाती है। अरमान अभी अभी नहाकर आया था, छोटा सा, क्यूट सा और कितना प्यारा लग रहा था कि वो ओजल के लिए उससे अपनी नजरें हटाना ही मुश्किल हो जाता है। ओ माय गॉड, ही इज सो क्यूट, सो क्यूट। अरमान की शक्ल काफी हद तक अभिनव पर गई हुई थी और उसके ये सिल्की सिल्की बाल तो खास करके जो गीले उसके माथे पर गिर के उसकी खूबसूरत आंखों के थोड़ा सा ऊपर थे, वो बिल्कुल अभिनव की कार्बन कॉपी लग रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचती है, बड़ा होने के बाद ये अपने डैड से भी ज्यादा हैंडसम होने वाला है, अभी से इतना क्यूट लग रहा है। ओजल खड़ी होकर अरमान के पास आती है और कहती है, चलो इधर आओ, मैं जल्दी से तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। अरमान प्रोटेस्ट नहीं करता और चुपचाप जाकर बैठ जाता है आईने के सामने। ओजल हेयर ड्रायर के साथ अरमान के सुंदर सुंदर बालों को अपनी उंगलियों से खेलती हुई सुखाने लगती है। अरमान की नजरें आईने में ओजल के चेहरे पर जाकर टिक जाती हैं। ओजल उसके बालों को सुखा रही थी, होठों पर हल्की सी स्माइल के साथ। उसे देखकर पता नहीं क्यों अरमान का दिल एकदम से नरम हो जाता है। अरमान की पहले भी बहुत सारी केयर टेकर्स आ चुकी हैं, लेकिन अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे, उसके सामान को टच करे। उसने कभी किसी को अलाउड नहीं किया। बस ओजल अलग केस निकली, जिसे अरमान ना सिर्फ अपनी चीज़ों को छूना अलाउड कर रहा है बल्कि खुद को टच करना भी अलाउड कर रहा है। ऐसे उसके बालों को सिर्फ अभिनव ही सुखा सकता था और कोई भी नहीं। और अब ओजल कर रही है। ओजल को ऐसे करते हुए देखकर ना चाहते हुए अरमान को एक फैमिलियर सी फीलिंग महसूस हुई, जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी मॉम के साथ होती है। अरमान के बाल सुखाते सुखाते अचानक ओजल की नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ती है कि आईब्रो हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो थोड़ा सा झुककर वो देखती है। अरमान के कंधे पर एक बर्थ मार्क था, जो बिल्कुल छोटे से हार्ट की शेप में लग रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बर्थ मार्क को टच करती है और कहती है, अरमान, ये तुम्हारा बर्थ मार्क है क्या? अरमान ने आईने में देखते हुए कहा, हाँ, ये मेरे पैदा होने के साथ से ही है मेरा बर्थ मार्क। अरमान की बात सुनकर ओजल खामोशी से उस बर्थ मार्क को थोड़ी सी सीरियस नजरों से देखती है। अरमान ने कहा, क्या हुआ? ओजल कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसके हाथ से ड्रायर गिर जाता है। अचानक अरमान ये देखता है तो हैरान हो जाता है। ओजल को जोर जोर से खांसी आती है। फिर वो तुरंत भागकर बाथरूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अरमान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसे ओजल को देखकर वो हैरानी के साथ साथ टेंशन में भी आ गया। वो तुरंत खड़ा होकर बाथरूम के दरवाजे के पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ओजल मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरीके से खांस रही थी और जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया और हाथ कांपने लगे। ब्लड, सो मच ब्लड। ओजल की सांस थोड़ी तेज हो जाती है और आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वो आईने में खुद को देखती है और खुद का धुंधला सा अक्ष उसे दिखाई देने लगता है। उसका सर घूम रहा था, जिसे आंखों के आगे काला अंधेरा छा रहा था। शी डोंट हैव टाइम, शी इज रियली रनिंग आउट ऑफ इट। जैसे तैसे करके ओजल अपने आप को संभालती है। बाहर अरमान की पैनिक भरी आवाज लगातार सुनाई देती है। वो दरवाजा पीट रहा था। सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? ओजल फटाफट अपना हाथ और मुंह धोने लगती है, मगर उसका सर बहुत जोर से चकरा रहा था। उसका शरीर कांपने लगा, हाथों में थरथराहट फैल गई और पैरों ने जैसे खड़े रहने की ताकत खो दी। वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले वो बेहोश होकर गिर जाती है। अपनी नींद की गहराई में ओजल को कुछ धुंधले से चेहरे, कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक औरत, जिसका चेहरा वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन धुंधले चेहरे के साथ भी वो इतना कह सकती थी कि वो औरत काफ़ी खूबसूरत है और खुश है। वो उसे देख रही है, ब्राइटली मुस्कुरा रही है, जैसे कोई औरत किसी बच्चे को देखकर मुस्कुराती है और उसके साथ खेलती है। ऐसा लग रहा था वो औरत उसके साथ खेल रही है, पर वो कौन है? उसके बाद एक आदमी का चेहरा सामने आता है। उन दोनों के चेहरे काफ़ी धुंधले थे, लेकिन दोनों जैसे उसके साथ खेल रहे थे। वो अपनी बाहों में उठा लेते हैं। उनका हल्का मुस्कुराना, उनका बोलना, उनकी नरमाहट पता नहीं क्यों ओजल को बहुत सुकून दे रही थी। मम्मा बोलो, मम्मा, अच्छा डैडी बोलो, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। ओजल के होठों से
बस 2 ही शब्द निकलते हैं, मॉम, डैड। और उसकी आंखों के कोने से जैसे आंसू टपक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसा एहसास हो रहा है उसे? ये क्या दिखाई दे रहा है? उसे समझ में नहीं आ रहा, मगर फिर ऐसा लग रहा था जैसे धीरे-धीरे वो धुंधली परछाई भी अंधेरे में खो रही है। ओजल के होठों से लगातार 2 शब्द निकल रहे थे, मॉम, डैड। फिर उसे एक नरम हथेली महसूस होती है जो उसकी आंखों से टपक रहे आंसू को साफ कर देती है। ओजल की पलकों में थरथराहट होती है और धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो एक धुंधला सा चेहरा उसे दिखाई देता है जो उसके करीब बैठा उसे देख रहा था। ओजल थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। अपना हाथ ऊपर उठा के वो उस चेहरे को अपनी उंगलियों से टच करती है। फिर उसे अपने हाथ के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग हाथ महसूस होता है जो उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे अपने चेहरे को टच करवाता है। ठीक से आंखें खोलने के बाद वो चेहरा क्लियर होने लगता है। अभिनव ओजल के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसके चेहरे, उसकी आंखों में हल्की सी चिंता भी नजर आ रही थी। ओजल का हाथ उसने अपने हाथों में पकड़कर अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। ओजल ने ठीक से आंखें खोली और अभिनव को देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई। मिस्टर ठाकुर, आप कब आए? उसने अपना हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई। अभिनव खामोशी से बैठा ओजल को देख रहा था। थोड़ी देर पहले तुम बाथरूम में बेहोश हो गई थी। अरमान काफी पैनिक हो गया था। वो हेल्प के लिए तुरंत भागते हुए नीचे गया। इस वक्त हम आ गए थे। क्या हो गया था तुम्हें? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? अभिनव की बात सुनकर ओजल खामोशी से बैठी रहती है और अपनी पलकों को नीचे कर लेती है। बीते दिनों में जो भी कुछ उसकी जिंदगी के साथ हो रहा था, उसे बहुत कोशिश की अपने आप को स्ट्रांग रखने की। वो दर्द और बीमारी के आगे ऐसे टूट नहीं सकती थी, वो डर नहीं सकती थी। उसे लगा वो संभाल लेगी, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा है। वो खुद को चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखा ले, मगर एक 19 साल की बच्ची आखिर कितनी ही स्ट्रांग हो सकती है? एक तो वो अकेली, ऊपर से मौत के इतना करीब, ऊपर से ये दर्द और बार बार उसका बेहोश होना, वो खून की उल्टियाँ, वो खून, इतना सारा खून। उजल का शरीर हल्का सा कांपने लगता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अभिनव जब उसके कांपते हाथों को देखता है तो उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। वो तुरंत उसके करीब आकर उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? आर यू ऑलराइट? पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ओजल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ओजल ने बहुत कोशिश की अपने जज्बातों को दबाने की, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू उसके कंट्रोल खो देते हैं। कांपते हुए होठों से उसने बस इतना कहा, मिस्टर ठाकुर, मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आंखों में देखते हुए, उसके आंसुओं को साफ करते हुए, थोड़ी सॉफ्ट बट चिंता भरी आवाज में बोला, क्या हुआ? किस चीज का डर लग रहा है? ओजल अपने जज्बातों को और संभाल नहीं पाती और अभिनव को कस के हक करते हुए बोली, मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहती। अभिनव एकदम से फ्रीज हो जाता है। ओजल अभिनव को कस के हक कर लेती है और उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। आज पहली बार उसके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वो उसके लाख कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। वो डर रही थी, उसे डर लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई भी नहीं है उसके पास उसे हौसला देने के लिए, उसे संभालने के लिए। एक छोटी बच्ची है, आखिर कब तक इन चीज़ों को अकेली फाइट कर सकती है? उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दिन यहाँ से गायब हो जाएगी, इस दुनिया से गायब हो जाएगी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद वो कहीं अकेले में जाकर मर जाएगी और उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। शिवा के अलावा उसे शायद ही कोई ढूंढेगा, उसके लिए कोई नहीं रोएगा। ये सोच सोचकर ओजल और ज़्यादा रोने लगती है। अभिनव को अचानक ओजल का ये आउटबर्स्ट कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों रो रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? मगर वो कुछ पूछ नहीं पाता क्योंकि ओजल रोना बंद ही नहीं करती। अभिनव बिना कुछ बोले बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर ओजल को अपनी बाहों में कस लेता है, उसे प्यार से सहलाता है। अभिनव की इस हरकत से ओजल और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपनी बाहों को थोड़ा और कस लेती है, खुद को अभिनव के अंदर थोड़ा सा घुसा देती है। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं था। अपने आप को इतना कमजोर, लाचार, इतना अकेला और हेल्पलेस उसने कभी भी महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त कर रही थी। अभिनव की बाहें उसे सुकून दे रही थी। आज वो अपने जज्बातों को बस बहने दे रही थी।
रोक नहीं पा रही थी और अभिनव पता नहीं क्यों उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, मगर क्या पता नहीं। उसने ओझल के बालों को उसकी पीठ को सहलाते हुए प्रोटेक्टली बाहों में पकड़े हुए कहा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। ओझल सुबकने लगती है। उसके आंसुओं ने अभिनव के कॉलर, उसकी शर्ट को गीला कर दिया। वो महसूस कर सकता था और पता नहीं क्यों उसे ऐसे रोते हुए देखकर अभिनव को अपने सीने में एक दर्द सा महसूस होता है। इस वक्त वो ओझल को ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ओझल को हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ है अविनाश बस उसे कंफर्ट कर रहा था। बिना कोई सवाल पूछे उसने धीरे से कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके, मुझ पर भरोसा करो। ओझल तकरीबन अगले 10 मिनट तक अभिनव को ऐसे बाहों में कसके रहती है। उसकी मजबूत बाहें जैसे उसे सुकून और सिक्योरिटी का एहसास दे रही थी। धीरे धीरे अभिनव महसूस करता है कि ओझल का रोना और सुक्तियाँ कम हो गई है। वो इतना उससे चिपक गई कि दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहा और अभिनव ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में काफी प्रोटेक्टिवली और केयर के साथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे ओझल अपने चेहरे को थोड़ा पीछे करती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ओझल की आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अभिनव को बड़ी घुटन महसूस होती है। प्यार से उसने हाथ ऊपर करके ओझल के आंसुओं को पोंछा और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दोनों के चेहरे काफी करीब थे, इतना करीब कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट तक वो महसूस कर पा रहे थे। इतने छोटे से मासूम चेहरे को अपने हाथों में लेकर अभिनव का दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी ओझल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ओझल को भी इस वक्त अभिनव के इतना करीब और उसकी बाहों में इतना रिलैक्स फील होता है जितना इतने दिनों से उसे कभी भी नहीं हुआ। काफी प्रोटेक्टिव, काफी सिक्योर, काफी रिलैक्स। उसका शरीर जैसे अभिनव की बाहों से आजाद होना ही नहीं चाहता था। उसकी खुशबू उसे काफी कंफर्टिंग लग रही थी। कमरे में चारों तरफ इस वक्त सिर्फ सन्नाटा था, बस उन दोनों के दिलों की तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अभिनव को पता नहीं क्यों अपने चेहरे को आगे करता है और जब उसके होठ ओझल के माथे से टकराते हैं, ओझल की बॉडी में जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है। अभिनव की शर्ट पर, उसके कॉलर पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो अपनी लंबी गहरी पलकों को बंद करती है। अभिनव के होठ अभिनव के होठ ओझल की सॉफ्ट स्किन को टच करते हैं और टच करते ही अभिनव को ओझल के बदन में थरथराहट साफ महसूस होती है। उसके बाद दोनों के माथे आपस में टकराते हैं। अभिनव के हाथ ओझल की पतली सी कमर पर आ जाते हैं और धीरे से एक बहुत ही सॉफ्ट झटके के साथ ओझल बिल्कुल उसकी गोद में आ जाती है। ओझल की सांस अटक जाती है। उसकी पकड़ अभिनव की शर्ट पर थोड़ी और मजबूत हो जाती है। पलकें थोड़ी और कसके बंद हो जाती हैं, धड़कनें थोड़ी और तेज हो जाती हैं। अभिनव उसके झुके हुए सर को देखता है, चिन के नीचे उंगली रखकर चेहरे को धीरे से ऊपर करता है। उसकी गहरी खूबसूरत आंखें ओझल के चेहरे पर पूरे तरीके से जमी हुई थी। उसकी बंद पलकों को देखते हुए, उसकी लंबी सी नाक से होते हुए उसके गालों को, और फिर फाइनली उसकी नजर ओझल के होठों पर जाकर ठहर जाती है। वो खूबसूरत गुलाबी से होठ जो दिखने में ही कितने डिलीशियस और सॉफ्ट लग रहे थे, मानो उसे अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हों। अभिनव अपना सलाइवा गटक लेता है। डेस्परेटली वो इन होठों को अभी भी इस वक्त टेस्ट करना चाहता था, लेकिन क्या बिना ओझल की परमिशन के उसे ये करना चाहिए? नहीं, उसे नहीं करना चाहिए। उसने ओझल के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, सलोनी, कैन आई किस यू? अभिनव की बात सुनकर ओझल एक लंबी सांस लेकर उसे अंदर ही रोक लेती है और अपना सलाइवा गटक लेती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजरें अभिनव की डीप पैशनेट आंखों से टकरा जाती हैं। उसका हार्ट बीट को स्किप कर जाता है। वो उसे देख रहा था, जवाब के इंतजार में। उसकी आंखों में एक छुपी हुई डेस्परेशन देखी जा सकती थी। वो चाहता था, पर अगर ऐसा है तो उसने पूछने की क्या ही जरूरत थी? क्या वो बिना पूछे ये नहीं कर सकता था? अब वो क्या ही बोले कि आइए मिस्टर ठाकुर, मोस्ट वेलकम, जस्ट किस हर, गॉड डैम इट। पूछकर शर्मिंदा क्यों कर रहा है? इस मोमेंट पर ओझल का दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा था। उसकी नजरें अभिनव की आंखों से होती हुई उसके होठों पर जाती है और अपने अंदर उसे एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सी
देसी डिजायर का प्यार महसूस होता है। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी भी किसी को किस नहीं किया, वो भी नई नई जवान लड़की है। उसके अंदर के डिजायर अपने पीक पर हैं, ऐसे में उसका इन सब चीजों की ख्वाहिश ना करना ऐसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, उसे भी ख्वाहिश थी इन सब चीज़ों की। वो बात अलग है कि इन सब चीज़ों के लिए उसके पास वक़्त नहीं था। पहले वो काम और पैसे कमाने में बिज़ी, अब खुद की जान बचाने में। तो क्या वो अमेज़िंग एक्सपीरियंस तो क्या वो अमेजिंग एक्सपीरियंस जो सिर्फ टीवी फिल्मों या वेब सीरीज में देखती है, उसे कभी फील करने का मौका नहीं मिलेगा? अगर वो मर गई तो क्या वो इस रिग्रेट के साथ मरेगी कि वो कभी किसी हैंडसम इंसान के साथ अपने होश में किस नहीं कर पाई? हाँ, अभिनव के और उसके बीच एक बार पुल की साइड एक्सीडेंटली किस हुआ था, मगर वो कोई किस नहीं था जहां उसे खुद ही एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। अब एहसास है, मौका है, और एक हैंडसम सा इंसान भी जो सिर्फ उसकी परमिशन के लिए उसे डेस्परेटली देख रहा है। एक बहुत ही सीक्रेट बात जो ओजल ने कभी खुद को भी नहीं बताई कि पहली नज़र से ही वो अभिनव को काफ़ी नोट करती है। माना कि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डरावनी है, लेकिन कभी-कभार काली अंधेरी, अकेली तन्हा रात में बिस्तर पर पड़े हुए उसके ख्याल थोड़े डार्क टर्न ले लेते थे और वो अपने आप को इस हैंडसम इंसान के ख्यालों में खोया हुआ पाती थी। क्या वाकई में अंदर से उसका दिल उन ख्यालों को सच क्या वाकई में अंदर से उसका दिल उन ख्यालों को सच हो जाने की ख्वाहिश करता है? ओझल को खामोश देखकर अभिनव को लगा कि शायद उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। उसकी आंखों में हल्की डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देने लगी। उसकी पकड़ ओझल की कमर पर थोड़ी सी लूज होने लगी और जैसे ही वो अपने चेहरे को पीछे करने वाला था, ओझल ने तुरंत अभिनव के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अगले ही पल दोनों के होठ आपस में टकरा गए। शी वॉन्ट दिस शी डेस्परेटली वॉन्ट दिस। फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो, वो वैसे भी मरने वाली है, इससे ज़्यादा बुरा अंजाम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिम्मत करके आज चलो एक दबी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। अचानक अभिनव ओझल की हरकत से चौंक गया। कुछ सेकंड के लिए अभिनव का दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, मगर जल्द ही वो होश में आया और उसने ओझल को एकदम से झटक कर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके साथ ही गिर गया। उसके साथ ही दोनों का किस और भी गहरा और पैशनेट हो गया। ओझल ने अपने हाथों को अभिनव की गर्दन के अराउंड लपेटकर अपनी उंगलियों को उसके बालों में, कभी उसकी पीठ पर फेरना जारी रखा। चेहरे को और नजदीक किया, किस को और गहरा करने की डिमांड थी उसकी हरकतों में। आंखें बंद करके वो अभिनव को महसूस कर रही थी। अर्नब की धड़कनें काफी तेज हो गई थी, उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी थी। उसने ओझल को एकदम गहराई से किस करना जारी रखा, आंखें बंद किए हुए। उसके नरम होठों को टेस्ट उसे पागल कर रहे थे। ये होठ कितने डिलीशियस, कितने टेस्टी है। खुद को जब तक वो कुछ भी समझ पाता, खुद को और भी पागलों की तरह बस उस किस की गहराइयों में डूबा हुआ पाता है। अभिनव उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उस पर उसी का हक हो, जैसे खुद को उसमें समा लेना चाहता हो। ओझल की पकड़ अभिनव की शर्ट पर बहुत मजबूत हो गई। उसके अंदर की तड़प और डेस्परेशन जैसे चरम सीमा पर पहुंचने लगी। अपने पैरों को उसने अभिनव की कमर पर लपेट लिया, हाथों को उसकी पीठ पर लपेट लिया। अभिनव की सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई। वह किस इतना गहरा था, किस दोनों की सांस लेने का भी टाइम नहीं था उस किस में। दोनों पूरे तरीके से उसमें डूब जाते हैं। अभिनव को किस करते हुए ओझल को एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। गॉड, ही इज सो अमेजिंग। इसकी खुशबू कितनी अग्रेसिव, जस्ट वाव, अनडिनाएबली। अभिनव बहुत ज़्यादा हैंडसम था और ओझल कभी कभी सोच में पड़ जाती थी कि उसे देखकर लड़कियां जाने क्या क्या सोचती होंगी, कितना मरती होंगी। इतने हैंडसम इंसान को ऐसे किस करना तो उसके लिए किसी सपने जैसा होगा। आज आज यहाँ उसका सपना सच हो रहा था। दिस किस एंड दिस मैन इज वंडरफुल। अभिनव भी इस किस को एक भी सेकंड के लिए ब्रेक करना नहीं चाहता था। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वक्त यहीं पर रुक जाए और ओझल को सारी लाइफ वो ऐसे ही किस करता रहे। ओझल किस करना नहीं जानती थी, कभी किया ही नहीं था, पर वह पूरी कोशिश कर रही थी। अभिनव महसूस कर सकता था
और ओझल के इस इनोसेंस ने उसके अंदर की एग्रेसिवनेस को और ज़्यादा हवा देने का काम किया। एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने में वो इतना डूब गए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि दरवाजे पर दो आंखों के जोड़े खड़े हैं और उन्हें हैरानी से देख रहे हैं। प्रतीक और अरमान दरवाजे पर खड़े हुए थे। दोनों की आंखें और मुंह एकदम से खुल गए थे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी एक्सपेक्टेशन दोनों ने ही नहीं की थी। वो लोग तो ओझल की हालत कैसी है उसे देखने आए थे। उसे होश आया या नहीं ये देखने के लिए आए थे, मगर जैसे ही अंदर आए उन्हें तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। अभिनव इस लड़की को बाहों में लिए बिस्तर में पड़ा है और ऐसे किस कर रहा है मानो दुनिया ही खत्म होने वाली हो। प्रतीक ने आज तक अभिनव को कभी किसी लड़की के साथ ऐसे किसी के इतना करीब नहीं देखा, इसलिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरमान भी हैरान लग रहा था। प्रतीक उन दोनों में से सबसे पहले होश में आया और उसने तुरंत ही अपने हाथों को अरमान की आंखों पर रख लिया। शिट, अरमान अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसे ये सब नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अबनब की नज़र जब दरवाजे पर खड़े उन दोनों पर पड़ती है तो वो एकदम से होश में आता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। किस ब्रेक होता है तो ओजल भी अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर थोड़ी इरिटेशन दिखाई दे रही थी। अभिनव ने किस ब्रेक क्यों कर दिया? वो अभी अभी तो एंजॉय कर रही थी, उसे और करना था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, मगर जब उसने अभिनव को दरवाजे की तरफ देखते हुए पाया तो कंफ्यूजन में उसने भी दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही वहां पर प्रतीक और अरमान को सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें बाहर निकल आई। एक धक्के के साथ उसने अभिनव को अपने ऊपर से दूसरी तरफ धकेल दिया और वो उठकर बैठ गई। अभिनव अभी तुरंत उठकर बेड के किनारे बैठ गया और अगले ही पल पूरे कमरे में एकदम से सन्नाटे का माहौल छा गया। प्रतीक थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, हम बाद में आते हैं। ये बोलकर वो अरमान को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। अरमान इरिटेशन में प्रतीक के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, मगर प्रतीक उसके छोटे से शरीर को दूसरे हाथ में बाहों में उठा लेता है और एक हाथ उसकी आंखों पर रखता है। नहीं, वो बहुत छोटा है, उसे ये सब नहीं देखना चाहिए, उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। उनके चले जाने के बाद कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा जाता है। उजल की सांस अभी तक काफी तेज थी। उसने बिस्तर की चद्दर को मुट्ठी में कस लिया था और चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था, सफोकेशन से भी और शर्मिंदगी से भी। पता नहीं कैसे वो आज अपने जज्बातों में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, अब उसे इस चीज का बहुत रिग्रेट हो रहा था। अपने निचले होठों को उसने कस के दांतों के नीचे दबाया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो ना अभिनव की तरफ देखने की हिम्मत कर पा रही थी, ना ही कुछ बोलने की। यहाँ तक कि वो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया उसने? उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। ऐसे कैसे वो अपने जज्बातों में बहक सकती है? उसने अभिनव को किस कर दिया। यार, किस किया वो अलग, उसकी बाहों में रोने भी लगी। और ये क्या बकवास की उसने कि वो मरना नहीं चाहती, उसे डर लग रहा है अगर अभिनव को किसी बात का शक हो गया तो। आखिर वो कैसे भूल सकती है कि उसकी जान पर अभिनव की तरफ से बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं क्यों पर अभिनव भी उसे ढूंढ रहा है, उसे खत्म करने के लिए, जिसका रीजन उसे अभी तक पता नहीं चला। जाने क्यों वो उसकी बाहों में पिघल गई, जाने क्यों उसने खुद को उसके करीब जाने दिया, उसे किस किया और उसकी बाहों में खुद को बह जाने दिया। नहीं, एक पल के लिए वो अपने जज्बातों से कमजोर पड़ गई थी, अपने हालातों को, अपने सिचुएशन को देखकर डर गई थी। लेकिन उसे खुद को संभालना होगा, मजबूत बनाना होगा, वो ऐसे टूट नहीं सकती। अब तक उसने खुद को संभाल कर रखा है, बस थोड़ा और करना होगा। लंबी लंबी सांसें लेकर वो अपने अंदर की हिम्मत को एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जो अभिनव की बाहों में आने के बाद कांच की तरह टूटकर बिखर गई थी। इस दुनिया में फिलहाल वो खुद के अलावा किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती थी, किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकती थी, अभिनव पर तो बिल्कुल भी नहीं। ओझल के मन में चल रहे इन सब ख्यालों से अभिनव बिल्कुल अनजान, कुछ अलग ही ऑकवर्डनेस में डूबा हुआ था। पता नहीं क्यों आज फाइनली उसने ओझल को किस किया। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इस तरह से इस लड़की को बाहों में लेने के बाद पिघल जाएगा। बिल्कुल नहीं। आज तक सैकड़ों लड़कियां उसकी लाइफ में आई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे सेड्यूस करने के इरादे से, मगर अभिनव ने कभी किसी को खुद के आसपास कदम भी नहीं रखने दिया। करीब आना या उसे
सेड्यूस करना तो बहुत दूर की बात है। उसने हर लड़की को अपने 100 मीटर के दायरे से बाहर ही रखा। फिर ओजल कैसे उसके इतना करीब आ गई? और हैरानी की बात तो ये थी कि अभिनव ने खुद को उसे किस करने के बारे में पूछा, इनिशिएट किया। उसने नहीं किया। आखिर वो अपने सेल्फ कंट्रोल को ऐसे कैसे खो सकता है? इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? वो एक छोटी-सी 19 साल की बच्ची है। वो इतना कैसे बहक सकता है उसे लेकर? इतना उसकी खूबसूरती में कैसे डूब सकता है? कितना उसके होठों पर कैसे टूट सकता है? बिल्कुल ठीक, किसी ठरकी आदमी की तरह। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो इस वक्त उसके बारे में। कुछ गलत तो नहीं सोच रही होगी, उसका सच में ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पर पता नहीं क्यों ओझल के ऐसे मासूम से चेहरे, उसकी हल्की-फुल्के शरीर को बाहों में लेकर उसकी मासूमियत को देखते हुए वो पिघल गया और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ओजल ऐसी पहली लड़की थी जिसे देखकर अभिनव अपने कंट्रोल से बाहर हुआ। ये सच में बहुत शॉकिंग था। अभिनव ने धीरे से ओजल की तरफ देखा जो दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी। कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद फाइनली उसने कहा, तुम ठीक हो? बस यही शब्द उसके होठों से निकले। जैसे ही उसने ये शब्द कहे ओजल का पूरा शरीर एक सेकंड के लिए एकदम से थरथरा गया, जैसे बिजली का करंट लगा हो। वो कुछ बोल वो कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्का सा अपना सर हिला दिया। अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और बोला, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ। ओजल कुछ नहीं बोली। उसके बाद अभिनव कमरे से चला गया। जैसे ही वो कमरे से गया ओजल ने दरवाजे की तरफ देखा और उसके जाते ही एकदम से उसकी सांस जो काफी देर से अटकी हुई थी उसने छोड़ दी और फिर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके चेहरे पर अब शॉक्ड एक्सप्रेशन थे और दिल पर उसने हाथ रखा जो बिल्कुल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसके होठों पर अब भी अवनव के होठों का टेस्ट, उसका सलाइवा महसूस हो रहा था और बर्निंग सेंसेशन भी हो रही थी। इतना लंबा पैशनेट किस हुआ दोनों के बीच में। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस किस में डूबकर मर ही जाएगी। मगर ये उसका सबसे पहला किस था और कितना अमेजिंग था। ये बात वो एडमिट नहीं करना चाहती थी मगर सच में काफ़ी अमेजिंग था। ओजल का पूरा चेहरा लाल हो जाता है पर वो तुरंत आंखें बंद करके अपने सर को 3-4 बार झटकती है और फिर पानी का ग्लास उठाकर पी लेती है। गिलास वापस रखकर वो बिस्तर पर गिरते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, डैम, ये मैंने क्या कर दिया? दूसरी तरफ अरमान और प्रतीक अभिनव के स्टडी रूम में बैठे हुए थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। अरमान सोफे पर बैठा अपने पैरों को हल्का हल्का हिला रहा था जो हवा में थे और प्रतीक अपनी तशरीफ को टेबल से लगाए हुए थोड़ा सा टेढ़ा होकर जमीन से खड़ा हुआ था, हाथ छाती पर क्रॉस और एक हाथ से वो अपने चिन को थोड़ा सा मसल रहा था। फिर उसे अरमान की आवाज सुनाई दी, फ्रेंच किस। प्रतीक ने अरमान की तरफ देखा, अपने एब्रो हल्की सी ऊपर उठाकर कहा, क्या कहा तुमने? अरमान प्रतीक की तरफ देखकर बोला, उन्होंने फ्रेंच किस किया, वैसा ही जैसे इमरान हाशमी अपनी फिल्मों में करता है। मैंने पहली बार लाइव फ्रेंच किस देखा है। इट वॉज गुड। प्रतीक अरमान की बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस होकर उसकी तरफ देखकर बोला, अरमान स्टॉप इट, इन सब के बारे में सोचना बंद करो, इन सब के लिए तुम बहुत छोटे हो और ये बकवास मत करो। इस लड़के को भी ये पता है कि वो किस कौन सा स्टाइल का था। अरमान उनकी सोच से कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो रहा है और ये अभिनव भी ना कितनी बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहा हो तो दरवाज़ा बंद कर ले। छोटा बच्चा है अरमान, कुछ भी ऐसा वैसा देखेगा तो क्या ही सोचेगा, क्या असर पड़ेगा इसके दिमाग पर। फिर वो सोचने लगा, वैसे अभिनव को इतना अग्रेसिव उसने पहले कभी नहीं देखा था और किसी लड़की के करीब। वाह! तो फाइनली सलोनी केयरटेकर अभिनव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुली कामयाब हो गई। दैट इज अमेजिंग। लेकिन सलोनी क्यों? ये सोचकर प्रतीक मुंह बना लेता है। वो भी उसे पसंद करने लगा था पर अभिनव काफी तेज निकला, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक उसी वक्त अभिनव चलते हुए स्टडी रूम में आता है। प्रतीक और अरमान दोनों की नज़र अभिनव पर पड़ती है। अभिनव पूरा कोल्ड होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हल्की शर्मिंदगी और ऑकवर्डनेस अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जल्द ही वो अपने एक्सप्रेशन को कोल्डनेस के पीछे छुपा लेता है। अरमान की तरफ देखते हुए अभिनव ने कहा, जाओ अपना होमवर्क करो। अभिनव की बात सुनकर अरमान उछलकर जमीन पर कूदता है फिर वहां से चला जाता है। तभी सोफे पर बैठने के बाद जब अभिनव सिगरेट निकालता है तो उसकी नजर प्रतीक पर पड़ती है जो खामोशी से उसे देख रहा था। अभिनव अपनी एक आईब्रो हल्के से ऊपर उठाकर थोड़ी अनोइंग आवाज में बोला, व्हाट? प्रतीक तुरंत ऑकवर्ड होकर
नजरें इधर उधर करता है और गला साफ कर लेता है। इट्स नथिंग। अभिनव जानता था कि वह क्या देख रहा है और वह इरिटेट हो रहा था, पर उसे इग्नोर करके उसने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, उस लड़की ने फोटो भेजा, दिखाओ मुझे। अभिनव की बात सुनकर प्रतीक उसकी तरफ देखता है। अभिनव लाइटर से सिगरेट ऑन करता है और फिर धुएं का लंबा कश लेता है। प्रतीक अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और फिर टेबल पर रख देता है। ये लो देख लो। अभिनव ने जैसे ही फोन को देखा उसके हाथ हवा में ही फ्रीज हो गए। वो देखता है कि टेबल पर रखे हुए फोन की बड़ी बुरी हालत हो गई है। स्क्रीन बुरी तरीके से टूट गई है और कुछ भी देख पाना उसे नामुमकिन है। उसने नजरें उठाकर प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक ने हल्के से कंधे उठाते हुए कहा, व्हाट? अटैक के दौरान मेरी जेब से गिर गया और ये हालत हो गई फोन की। मैं कोशिश बहुत की लेकिन मैं उस लड़की की तस्वीर नहीं देख पाया। अवनव ने थोड़ी इरिटेशन में कहा, तो फिर इसे रिपेयर करने के लिए कब भेजने वाले हो? कोई स्पेशल मुहूर्त निकलवाऊं मैं तुम्हारे लिए? अवनव की बात सुनकर प्रतीक ने कहा, हाँ भेज रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब से इस पर इतने कॉल और मैसेज आ रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है। पूरी स्क्रीन टूट गई है। मुझे इसे जल्दी रिपेयर करवाना होगा। उस लड़की से जल्दी कांटेक्ट भी तो करना है। थोड़ी ही देर में गार्ड वहां आता है और प्रतीक का फोन लेकर चला जाता है। उसे इमरजेंसी में फटाफट ये फोन किसी भी हालत में ठीक ठाक वापस करना था, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने का इंतजाम किया गया। प्रतीक आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। अभिनव की तरफ देखकर बोला, तो फिर तुम उस लड़की के साथ सच में शादी करने वाले हो? मेरा मतलब सलोनी के साथ। अभिनव खामोशी से बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रतीक ने कहा, अभिनव उस लड़की को तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीज उस लड़की को पता होनी चाहिए? जैसे कि उसके आगे वो कुछ बोला नहीं, मगर अभिनव उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गया था। उसने प्रतीक की तरफ देखा और कहा, फिलहाल हमारा पूरा कंसंट्रेशन ओझल को ढूंढने में है और काल ने जो हमारा नुकसान किया है ये भी पता करना होगा कि वो ऐसा करने में आखिर कामयाब कैसे हो गया। हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आखिर उसके पास कैसे पहुंची? प्रतीक ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, इस घर में हमने चारों तरफ फुल अलर्ट सिक्योरिटी रखी हुई है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। वैसे कहीं किसी ने तुम्हारे लैपटॉप को हैक तो नहीं कर लिया? ये पॉसिबल है राइट? अभिनव सिगरेट का कश लेते हुए बोला, नहीं पॉसिबल नहीं है। मेरी सिक्योरिटी एल्गोरिदम को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे ही बड़ा है वो कितना ही बड़ा हैकर हो। अगर कोशिश करेगा तो एटलीस्ट मुझे इस बारे में तुरंत पता लग जाएगा। भले ही वो इस चीज में कामयाब हो जाए लेकिन मुझे पता ना चले कि मेरी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है, ये मुमकिन है ही नहीं। कुछ तो झोल है। अभिनव और प्रतीक सच में समझ में नहीं पा रहे थे कि अगर किसी ने हैक नहीं किया तो आखिर कैसे और कहां से उनकी इंफॉर्मेशन निकल गई और काल तक पहुंचाई गई। उस इरिटेटिंग इंसान ने उनके कितने इम्पोर्टेंट एसेट्स को चेंज कर लिया। गॉड, वो लोग टाइम पर पहुंच गए और वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने अपने ज़्यादातर एसेट्स गंवा दी लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एसेट्स को बचाकर रख लिया। दोनों तरफ से फाइट भी हुई और इस दौरान उनके और अपने काफी लोग मारे गए, यहाँ तक कि अभिनव के बाजू पर भी गोली लग गई। पर फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सक्षम हैरान होकर बोला, व्हाट? वो मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था और दूसरी तरफ से उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसने फोन पर कहा, तो इसका मतलब प्रिशा के डैड की सारी प्रॉपर्टी को उसके अंकल ने हड़प लिया और उन्हें घर से निकाल दिया? तो मतलब ये सच है? वो काफी ज्यादा हैरान था। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो उसे सुनने को मिली थी। उसे आइडिया भी नहीं था कि प्रिशा के साथ ये सब कुछ हो गया। और ठीक उसके बाद उसके डैड को अटैक आया जब उसके पास कुछ पैसे ही नहीं थे। तो कैसे मैनेज किया होगा उसने? लेकिन उसे क्यों नहीं बताया इन सब के बारे में? तभी अचानक सक्षम को याद आया, कॉल तो किया था उसने पैसों के लिए लेकिन उसे लगा जैसे वो ड्रामा कर रही है, इसलिए उसने गौर नहीं किया। कॉल कट करके सक्षम अपने माथे को रगड़ने लगता। उसका दिमाग खराब हो गया था। इतना कुछ हो गया उसके पीछे और उसे कुछ पता ही नहीं चला। और अब तो ये प्रिशा ने उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है।
बात भी नहीं हो पा रही दोनों की। सक्षम तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, पता करो प्रिशा और उसके मॉम डैड इस वक्त कहाँ पर है, मुझे उनसे आज ही मिलना है जल्दी। वो कॉल कट करता है और कुर्सी के पीछे पीठ लगाकर बैठता है। वो टेबल पर रखी हुई अपनी और अपनी पहली बीवी यानी कि प्रिशा की बड़ी बहन त्रिशा की तस्वीर को देखता है और उसे अपने हाथों में उठाता है। उस तस्वीर में दोनों ब्राइटली मुस्कुरा रहे थे। सक्षम ने पीछे से उसे बाहों में लिया हुआ था और अपने चेहरे को उसने त्रिशा के कंधों पर रखा हुआ था। त्रिशा के चेहरे पर एक ग्लोइंग ब्राइट स्माइल थी। उस तस्वीर को देखकर पहले हमेशा उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते थे, लेकिन आज एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। अजीब से घुटन और सफोकेशन हो रही थी उसे। प्रिशा अपने ऑफिस में काम करने में काफ़ी बिजी थी। उस काफ़ी काम मिला हुआ उसे काफ़ी काम मिला हुआ था। उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। लंच ब्रेक हो गया था तो उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उसके पास आई और बगल में बैठते हुए कहा, प्रिशा राइट। प्रिशा उसकी तरफ देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाती है। उस लड़की ने कहा, हेलो, इट्स मोनिका। प्रिशा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हेलो मोनिका। मोनिका ने कहा, कैसा चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर काम? कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? प्रिशा ने कहा, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। मोनिका मुस्कुराकर कुर्सी से पीठ लगाकर बैठते हुए बोली, वैसे दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो तुम। प्रिशा हल्का सा स्माइल करके बोली, थैंक यू। मोनिका ने कहा, नो वंडर कि तुम हमारे बॉस को बड़ा आगे पीछे घुमा रही हो। अचानक मोनिका की बात सुनकर प्रिशा की स्माइल थोड़ी सी गायब हो गई। थोड़ी अजीब नज़रों से मोनिका की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ समझी नहीं। मोनिका हल्का सा हंसकर बोली, सच में कमाल है, यहाँ सबको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वैसे ऐसा क्या जादू चला दिया है तुमने हमारे बॉस के ऊपर? आई मीन हमें भी बता दो यार, हम भी कितना कोशिश कर रहे हैं उनकी नज़रों में आने के लिए और वो हमारी तरफ देखते तक नहीं। और तुम्हारे साथ तो। इतना बोलकर वो चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर एक मॉकिंग छोड़ने वाली स्माइल थी। प्रिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर किस बारे में बात कर रही है। बॉस? कौन से बॉस के साथ? उसने क्या कर दिया? प्रिशा ने कहा, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है मोनिका। मोनिका ये सुनकर हल्का सा हंस देती है और कहती है, रियली? ऑफिस में क्या क्या बातें चल रही हैं तुम्हारे बारे में? तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है? वो धीरे से प्रिशा के करीब आई और बोली, सीरियसली बताओ ना, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है बॉस के ऊपर जो वो तुम्हारे आगे पीछे मंडराते रहते? प्रिशा के एक्सप्रेशन अब थोड़े सीरियस हो गए। उसने मोनिका से कहा, जेन्युइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैंने बॉस पर कोई जादू नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो उन्हें आज तक कभी देखा भी नहीं। ये बात सच थी। मोनिका को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद अपने सीईओ बॉस को उसके साथ यहाँ पर बैठकर खुद काम करते हुए और दोनों को कभी कभी हंसी मजाक करते हुए देखा था। उसने कहा, रियली? तुम कहना चाहती हो कि तुम अधीर सर को नहीं जानती और उन्हें कभी नहीं देखा, राइट? प्रिशा ने कहा, राइट, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने हमारे सीईओ को कभी नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं जानती। प्रिशा को अभी भी ये गलतफहमी थी कि जिस अधीर को वो जानती है वो उसका फ्रेंड यानी कि मिस्टर डिटेक्टिव है और इस कंपनी का सीईओ अधीर। दोनों के नाम एक जैसे हैं मगर इंसान अलग अलग है। मोनिका अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, वाह, कितना सफ़ेद झूठ बोल लेती हो यार तुम। कैसी लड़की हो, कितना क्लियर झूठ कैसे बोल सकता है कोई? तुम हमारे बॉस के साथ चहक रही हो, हंसकर बातें कर रही हो, उनके पास खड़ी होती हो, उनके साथ घूमने जाती हो। हमारे बॉस तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर काम करते हो और तुम कहती हो कि तुम हमारे बॉस को जानती तक नहीं। प्रिशा अपनी आईब्रो को आपस में सेट करते हुए बोली, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मैं सीईओ से कभी नहीं मिली। प्रिशा अपनी आईब्रो को उठाकर बोली, तो फिर उस दिन वो तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर जो काम कर रहे थे, उसके बाद तुम दोनों जो साथ में बाहर गए थे, वो क्या था? वो क्या उनका भूत था? तभी प्रिशा को डिटेक्टिव अधीर की याद आती है। वो तुरंत अपना सर हिलाकर बोली, नहीं, वो बॉस नहीं थे, वो मेरा फ्रेंड है। प्रिशा की बात सुनकर मोनिका स्पीचलेस हो जाती है और अजीब नजरों से उसे देखती है। सीरियसली ये लड़की इस कंपनी के सीईओ अधीर सिंह को अपना फ्रेंड बोल रही है? मोनिका ने कहा, फ्रेंड? तुम हमारे बॉस को अपना फ्रेंड बोल रही हो? प्रिशा ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, वे बॉस नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि इरिटेटिंग लड़की क्या ठीक से देख भी नहीं पा रही है
वह उनका बॉस नहीं है, वो तो डिटेक्टिव अधीर है जो उसके पास बैठा हुआ था। इस ऑफिस के सबके सब अंधे हैं क्या? मोनिका कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है कि तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है, प्रिशा। दोनों पीछे पलटकर देखती है तो प्रिशा मुस्कुरा देती है, लेकिन मोनिका एकदम से हैरानी से खड़ी हो जाती है। अधीर अपनी पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ को डालते हुए वहां पर खड़ा उन्हें देख रहा था। मोनिका एकदम से खड़ी हो गई। अधीर चलते हुए आगे आया। उसकी एक नजर मोनिका के ऊपर पड़ी, मगर फिर उसने प्रिशा की तरफ देखा और हल्की नरम आवाज में कहा, लंच का टाइम हो गया है, कैन आई ज्वाइन? मोनिका स्पीचलेस हो गई। सीरियसली, उनका ये बॉस जो सबके सामने कितना ठंडा बन जाता है कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो एक मामूली एम्प्लॉय को लंच के लिए पूछ रहा है। वो एकदम हैरान और स्पीचलेस होकर खड़ी थी। प्रिशा ने फाइल मैनेज करते हुए कहा, हाँ, तुम्हें 5 मिनट इंतजार करना होगा। तुम बैठकर इंतजार करो, तब तक मैं अपना काम खत्म कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। अधीर ने हल्का सा सर हिलाया, कहा, ऑल राइट, मैं इंतजार करता हूँ। ये सुनकर मोनिका के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। वो अपनी आंखों पे अब तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। ये लड़की उनके बॉस को ना सिर्फ खड़ी होकर ग्रीट नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें इंतजार करने को भी बोल रही थी कि बॉस ये आदमी नहीं, ये लड़की हो। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि अधीर, जो कि कितना सॉफ्ट आवाज में किसी से बात नहीं करता, वो प्रिशा से ना सिर्फ इतनी सॉफ्टनेस से बात कर रहा था, उसे देखकर उसके एक्सप्रेशन भी नरम हो गए थे और वो ओबिडेंटली प्रिशा की हर एक बात को मान रहा था। मोनिका एकदम से बर्फ की तरफ फ्रीज होकर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अधीर ने जब उसे देखा तो उसके एक्सप्रेशन ठंडे हो गए और उसने कहा, यू नीड एनीथिंग? मोनिका तुरंत होश में आई और उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, ना ना ना, नो सर। फिर अधीर ने कहा, देन गो फ्रॉम हियर। मोनिका तुरंत रिएक्ट करती है और वहां से तुरंत ही चली जाती है। अधीर वहां कुर्सी पर आराम से बैठकर प्रिशा को देख रहा था, जो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी लग रही थी। जाते जाते मोनिका उन दोनों की तरफ देखती है और अपने सर को खुजाने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या इस लड़की को और उनके बॉस के बीच कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है? जिस तरह से उनका बॉस इस लड़की को देख रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि दोनों के बीच में कोई स्पेशल फीलिंग है। ना चाहते हुए भी मोनिका को बड़ी जलन हो रही थी प्रिशा से। वो खुद भी और ऑफिस में काम करने वाली हर फीमेल एम्प्लॉय अधीर को बहुत एडमायर करती थी। उस पर तगड़ा क्रश था सबका, मगर ये लड़की, इसने तो सबके रास्ते बंद कर दिए। अधीर पानी का ग्लास प्रिशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, थोड़ी सांस भी ले लो, कितना काम करोगी? प्रिशा ने फाइल में देखते हुए कहा, बस हो ही गया, 2 मिनट रुको, डिस्टर्ब मत करो मुझे, मेरा कंसंट्रेशन टूट जाएगा। वो लगभग डांटने की आवाज में अधीर से बोलती है। अधीर कोई और चॉइस ना होते हुए खामोशी से बैठा रहता है। फाइनली 10 मिनट्स आफ्टर, प्रिशा फाइनली फाइल बंद करती है और एक गहरी सांस लेकर पानी का ग्लास उठाती है और पानी पीने के बाद वो अपनी गर्दन को हल्का सा स्ट्रेट करती है और हाथों की उंगलियों को भी स्ट्रेच करती है। अधीर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोला, टायर्ड? प्रिशा ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, हाँ, थोड़ी सी, बट इट्स ओके। अधीर ने कहा, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा दूंगा लंच के बाद, ताकि काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, या फिर मैं इन लोगों को बोल सकता हूँ कि तुम्हें ज्यादा काम ना दे। प्रिशा ने कहा, अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट मुझे तो काम करने में बहुत मजा आ रहा है, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अधीर ने अपने एब्रोज को हल्के से ऊपर उठाकर कहा, रियली? प्रिशा ने मुस्कुराकर कहा, रियली, वो मैं काफी टाइम बाद काम कर रही हूँ ना, तो इसलिए इतनी आदत नहीं है, मगर काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर काम करने में। फिर अचानक उसने आसपास देखा और कहा, वो लड़की कहाँ चली गई? वो मोनिका। अधीर ने कहा, वो तो कब की यहाँ से चली गई। क्यों, क्या हुआ? प्रिशा अधीर की तरफ देखकर बोली, अजीब लड़की थी यार, पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। अधीर प्रिशा को कंफ्यूजिंग लुक देता है, बकवास? ऐसा क्या बोल दिया उसने? प्रिशा थोड़ा आसपास देखती है। जब उसे वहां कोई नहीं दिखता तो वो अधीर को थोड़ा सा पास करने का इशारा करती है। अधीर थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्यूरियस होकर उसके पास आता है तो प्रिशा धीमी सी आवाज में कहती है, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं उनके सो कॉल्ड सीईओ को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। जेन्युइनली मोनिका की बातें सुनकर और उसकी मॉकिंग टोन देखकर प्रिशा को यही लगा कि वो उस पर ऐसा ही कोई इल्जाम लगा रही है। प्रिशा की बात सुनकर अधीर के एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो जाते हैं और वो कहता है, उसने ऐसा कहा तुमसे? मैं उसे अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। वो अपना फोन उठाने ही वाला होता है कि प्रिशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अधीर ने प्रिशा की तरफ देखा तो प्रिशा बोली, पागल हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अधीर ने कहा,
उसने तुम पर फालतू का इल्जाम लगाया और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? प्रिशा ने धीमी आवाज में कहा। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसे नौकरी से निकलवा दूं या उसकी नौकरी ही खा जाऊं। रहने दो। अधीर रहने देता है। प्रिशा आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ लगाते हुए बोली। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो बोल रही थी कि मैं उनके बॉस को अपने आगे पीछे रखती हूँ। वो मेरे साथ बैठकर काम करता है, मेरे साथ लंच पर जाता है। क्या बकवास कर रही थी? मैंने तो आज तक कभी सीईओ का चेहरा भी नहीं देखा। फिर उसने ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया? अधीर खामोशी से बैठा रहा। फिर पेशा ने एकदम से अधीर को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए, सीरियस हो गए। अचानक उसके बदलते एक्सप्रेशन देखकर अधीर एकदम से थोड़ा सा अनईजी हो गया और बोला, क्या हुआ? प्रिशा ने अधीर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखें आपस में सिकुड़ गई। उसने कहा, तुम? अधीर एकदम से थोड़ा ऑकवर्ड होकर सीधा होकर बैठ गया। मैं क्या? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही सीईओ हूँ? लेकिन एक मिनट, अगर इसे पता चल भी गया तो मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ? मैं तो ऑलरेडी इसे बता चुका हूँ। मगर फिर भी अगर उसे कुछ ऐसा वैसा समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? अधीर ये बात सोच ही रहा था कि प्रिशा ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिशा की बात सुनकर अधीर कंफ्यूजन और स्पीचलेस हो जाता है। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। प्रिशा ने कहा, अपने आप को देखो। अगर किसी को पता ना हो कि तुम यहाँ के सीईओ नहीं हो तो हर कोई तुम्हें ही सीईओ समझेगा। एक तो तुम इतने हैंडसम हो, ऊपर से सूट बूट में और भी हैंडसम लगते हो, एकदम बॉस लगते हो। ऊपर से तुम्हारा नाम भी बिल्कुल वैसा ही है। नो डाउट कि उन लोगों ने पक्का तुम्हें पीछे से देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि यहाँ उनका सीईओ बैठा हुआ है मेरे साथ। तो ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ऑफिस में इतनी गलतफहमी फैल रही है। प्रिशा की बात सुनकर अधीर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही प्रिशा ने, लेकिन एक मिनट, क्या कहा उसने? अभी अभी अधीर ने प्रिशा की तरफ देखा, हल्की सी एब्रो ऊपर उठाई और कहा, मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? प्रिशा ने जवाब दिया। अब इसमें लगता क्या है? हो तो हो। प्रिशा ने पहली बार एडमिट किया कि अधीर हैंडसम है। अधीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। प्रिशा अपनी एब्रो को ऊपर उठाकर बोली, क्या तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी? तुम तो ज्यादा ही चने की झाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डिटेक्टिव, इतने भी कुछ खास नहीं दिखते तुम। अधीर प्रिशा की तरफ देखता है जो अपनी उंगलियों में पेन घुमा रही थी और उसे देख रही थी। उसका क्यूट सा चेहरा, उसकी टिमटिमाती सी आंखें। जब वो उसे देखती है तो अधीर का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। जल्दी ही वो तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है। फिर कहता है, अगर काम हो गया हो तो लंच पर चलें? प्रीशा ने तुरंत कहा, अरे हाँ चलो, फिर जल्दी ही वापस लौट कर आना है। मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अपनी सारी फाइल सबमिट करने के बाद प्रीशा फाइनली अधीर के साथ वहां से निकल जाती है। अधीर गाड़ी में बैठता है और प्रीशा उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अधीर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। आगे सिग्नल पर जाकर उनकी गाड़ी रुकती है। दूसरी तरफ उनकी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में सक्षम बैठा हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर इरिटेशन से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। तो कहाँ चली गई प्रिशा और उसकी फैमिली? मुझे कुछ नहीं पता। उन लोगों को ढूंढो, पता करो कि उसके मॉम डैड इस वक्त कहाँ पर रह रहे हैं। और जरूर अपने मॉम डैड के साथ ही रह रही होगी। मुझे शाम तक पता चल जाना चाहिए। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और अपने चेहरे पर इरिटेशन के साथ कहता है, वेयर द हेल आर यू प्रिशा? वो अपने माथे को रगड़ता है और सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करता है। तभी अचानक सामने वाली गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे होता है और अचानक एक जाना पहचाना सा चेहरा उसकी नजर में आता है। सक्षम एकदम से चौंक कर सीधा हो जाता है। प्रिशा! सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाती है और सारी गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। साथ में अधीर की भी गाड़ी वहां से निकल जाती है, लेकिन सक्षम जैसे ऐसा लगा कि उस लंबी सी काली महंगी गाड़ी के अंदर प्रिशा को बैठे हुए देखा तो वह एकदम से चौंक गया। क्या वो प्रिशा थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गाड़ी तो बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी करोड़पति बिजनेसमैन की गाड़ी है। प्रिशा इस गाड़ी में कैसे हो सकती है? लेकिन पता नहीं क्यों सक्षम इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के पीछे ले लेता है तो गाड़ी तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी और सक्षम की गाड़ी उस गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। क्या वो प्रिशा हो सकती है? मगर वो इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे हो सकती है? ये गाड़ी किसकी है और वो किसके साथ हो सकती है? सक्षम को बहुत अजीब और बेचैनी से भरी फीलिंग आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो उस गाड़ी को फॉलो
कर ही क्यों रहा है। तभी अचानक उसके पास कॉल आ जाता है। सक्षम तुरंत कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से उसे कुछ सुनने को मिलता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। व्हाट? लेकिन ऐसे इमरजेंसी में मीटिंग कैसे आ सकती है? ये मीटिंग तो कल होने वाली थी। फिर एक गहरी फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, आई एम ऑन माई वे, तैयारी करके रखो। सक्षम कॉल कट कर देता है और उसे बड़ी सी गाड़ी को देखकर सोचता है, शायद मेरा कोई वहम होगा। प्रीशा इस गाड़ी में कैसे हो सकती है? नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो प्रीशा नहीं हो सकती। ये सोचते हुए सक्षम फाइनली अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के अपोजिट अपने ऑफिस की तरफ मोड़ लेता है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर जीनत बैठी हुई थी। उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था और वो कोई मूवी देख रही थी। शुरू शुरू में उसे बहुत बोर हो रहा था, इसलिए उसका टाइम पास करने के लिए आरुष ने एक अच्छी सी मूवी लगा दी थी, जिसे देखकर उसे अच्छा फील हो। मगर वो देखती है कि आरुष उसके बगल में उसके पैरों के पास सर रखकर सो गया। उसको ऐसे सोता हुआ देखकर जीनत हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो लैपटॉप में मूवी को बंद करती है, लैपटॉप बंद करके साइड में टेबल पर रख देती है और फिर आरुष को देखती है। पूरी रात से वो उसका ख्याल रखने में इतना बिजी था और एक सेकंड भी पलकें नहीं झपकाई थी। काफी थका हुआ लग रहा था, इसलिए ऐसे ही सो गया था। मगर ऐसे सोते हुए ये कितना क्यूट लग रहा है। ना चाहते हुए भी जीनत का दिल नरम हो जाता है। वो तुरंत आसपास देखती है और फिर वहां पर रखा हुआ ब्लैंकेट उठाती है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ाकर उसके ऊपर उड़ा देती है और चुपचाप बैठे हुए उसे शांति से सोता हुआ देखती है। वो सोते हुए कितना क्यूट इनोसेंट किसी बच्चे की तरह लग रहा था। उसे अयाना की कही बात याद आती है। आरुष उससे कितना प्यार करता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। उसके दिल में भी आरुष के लिए फीलिंग्स है। ये बात भी सच है। तो क्या सच में अगर वो आरुष को एक मौका देती है तो क्या आरुष खुद को उसके लिए बदल सकता है? क्या सच में उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहती है, उसे एक मौका देना चाहती है? आरुष ने कुछ बातें क्लियर की थी, लाइक जब उसे शंभू के बारे में पता चला था, उसकी सच्चाई के बारे में, तो वो इंसिडेंट जब उसने कॉन्डम वगैरह मंगाए थे और उसके बाद नव्या वाला इंसिडेंट, वो सब कुछ सिर्फ उसे इरिटेट करने के लिए था। असल में उसने उन लड़कियों को टच भी नहीं किया था। जीनत को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर कहीं ना कहीं एक राहत की सांस भी महसूस हुई थी। आरुष सच में उसे चाहता है और उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। तो क्या उसे एक मौका देना चाहिए? उसे आरुष के साथ बिताए हुए बहुत से लम्हे याद आते हैं और जाने अनजाने उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है। वो हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हैंडसम से चेहरे को अपनी उंगलियों के साथ टच करती है। उसके सिल्की बालों में अपनी उंगलियां फेरती है। ही लुक्स ही लुक्स सो हैंडसम, सो इनोसेंट। थोड़ी देर बाद आरुष जरा वार्ड के बाहर था और जीनत को वॉशरूम जाना था। फिलहाल उसे कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, दांत भी ब्रश करने थे और उसे थोड़ा फ्रेश भी होना था। इसलिए वो जैसे तैसे करके बिस्तर से खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त कोई नर्स भी नहीं थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। वार्ड एकदम खाली था। उसके शरीर में उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। हालांकि अब वो काफी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी, बस कमजोरी लग रही थी। जैसे ही वो जमीन पर पैर रखती है, मानो उसके पैर उसके शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। वो एकदम से गिरने वाली होती है, पर तभी अचानक आरुष वार्ड के अंदर आता है। जीनत को ऐसे देखकर वो एकदम से चिल्ला देता है, जीनत! जीनत गिर जाए उससे पहले ही आरुष भागकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसका हल्का फुल्का शरीर उसकी बाहों में था, उसके मजबूत बाइसेप्स को पकड़े हुए जीनत अपने आप को संभालती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आरुष के चेहरे पर ढेर सारी चिंता नजर आ रही थी। उसने जीनत से कहा, क्या कर रही हो तुम? उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर है, मुझे बुला लिया होता। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? अगर कुछ चाहिए भी था तो तुम एक आवाज मार देती। जीनत ने कहा, वॉशरूम जाना है। उसे लगा कि वो खुद चली जाएगी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि वो बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पाएगी। आरुष ने उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और कहा, तो फिर मुझे बुला लिया होता ना। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जीनत मना तो करना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि वो किसी नर्स को बुला दे, लेकिन आरुष नहीं मानने वाला था। वो खुद उसे बाथरूम में लेकर चला गया। उसने धीरे से जीनत को अपनी बाहों से आजाद किया, लेकिन अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। वो उसे छोड़ नहीं सकता था। वो ऑलरेडी
बहुत कमजोर है, अगर गिर गई तो। जीनत दीवार का सहारा लेकर थोड़ी सीधी खड़ी होती है और कहती है, ऑल राइट, अब तुम जाओ। आरुष अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, मैं जाऊं? पागल हो क्या? मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीनत आरुष की तरफ देखकर बोली, लेकिन ये वॉशरूम है, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? आरुष ने कहा, तुम कमजोर हो, अभी गिर सकती हो, चोट लग सकती है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। जीनत ने कहा, तो फिर किसी नर्स को भेज दो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे सामने इतना बोलकर वो खामोश हो गई। डेफिनेटली वो उसके सामने फ्रेश नहीं हो सकती, कपड़े नहीं बदल सकती। आई मीन थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा। उसकी ऐसी शर्मिंदगी देखकर आरुष हल्का सा हंसा। उसने उसके उसने उसके चिन को सॉफ्टली अपनी उंगलियों में पकड़ा, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे सामने ये सब करने में शर्म आ रही है? जीनत का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। अपनी नजरें चुराते हुए उसने कहा, तो नहीं आनी चाहिए? मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो तुमसे कहूँ कि मुझे नहलाओ। जीनत उस इंसिडेंट को पॉइंट कर रही थी जब आरुष टांग टूटने का ड्रामा कर रहा था। उसने जीनत से कहा कि वो उसे नहलाए और जीनत को उसे नहलाना भी पड़ा, उसके कपड़े भी निकाल कर। वो तो इतनी बेशर्म नहीं है कि इस तरह से आरुष को बोलेगी, राइट? डेफिनेटली वो नहीं है। उसकी बात सुनकर आरुष हंस देता है और दोनों हाथों से कमर पकड़ थोड़ा सा करीब करते हुए कहता है, वेल आई डोंट माइंड, तुम बीमार हो या ठीक रहो, मैं हर रोज अपने हाथों से तुम्हें नहला सकता हूँ। इट वुड बी माई ऑनर स्वीट हार्ट। जीनत का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। उसके दोनों हाथ उसके मजबूत सीने पर थे और वो उसके बहुत करीब थी। जीनत का हल्का सा शरीर उसके मस्कुलर बाहों में था और उसके होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। आंखों में एक चमक के साथ वो जीनत को देख रहा था। जीनत की धड़कनें तेज हो गई। उसने उसके सीने को हल्का सा पीछे से धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं खुद कर लूंगी। आई डोंट नीड यू। आरुष ने कहा, तुम चाहे खुद करो या मेरी हेल्प लो, और मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे सामने, जो करना है मेरी आंखों के सामने करो। जीनत स्पीचलेस होकर उसे देखती है। इज ही सीरियस? जीनत अपनी आंखें छोटी कर लेती है और कहती है, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? देखो, अगर तुम यहीं खड़े रहोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी और इस वक्त मुझे फ्रेश होने की सख्त जरूरत है, तो तुम जाओ यहाँ से। जीनत तो जिद करने लगती है और उसके सामने डेफिनेटली वो कुछ नहीं करने वाली थी। दिस इज सो एम्बेरसिंग। ये आदमी तो बेशरम है, अगर उसमें तो अभी शर्म बाकी है ना, वो ऐसा नहीं करेगी। आरुष ने गहरी सांस लेकर थोड़ा सॉफ्ट आवाज में बोला, बेबी जिद मत करो ना, तुम्हारी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि तुम्हें अकेले बाथरूम में छोड़कर चला जाऊं। अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, तुम फिसल गई, गिर गई या चोट लग गई, मेरी जान निकल जाएगी स्वीट हार्ट, और तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर बिना कपड़ों के मेरे सामने आ भी गई तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आफ्टर ऑल शादी के बाद तो हम दोनों साथ में ही बाथरूम शेयर करेंगे। फिर धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास लेकर आता है और हल्का सा खुश हो जाता है। और हर रोज लव मेकिंग करने के बाद मैं अपने हाथों से तुम्हें नहलाऊंगा। और उसकी बात सुनकर जीनत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और चेहरा विजिबल बुरी तरीके से लाल हो जाता है। व्हाट द हेल, ये आदमी कितना एडवांस में सोच लेता है। अभी तक उसने उसके प्रपोजल को हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और ये ऑलरेडी सुहागरात पर चला गया। जीनत उसकी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसने तुरंत उसे दूर धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से बेशर्म कहीं के, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो अपना चेहरा फेर के खड़ी हो जाती है, मगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आरुष हल्का सा हंस देता है और कहता है, ऑल राइट, मैं किसी नर्स को भेजता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगी, मगर तुम अकेले बाथरूम में नहीं रहोगी और दरवाजा मत बंद करना। जीनत बस मुंह फेर कर खड़ी थी। आरुष वहां से चला जाता है। आरुष वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद फाइनली जीनत अपनी रोकी हुई सांस को छोड़ देती है और खुद को आईने में देखती है और देख सकती थी कि वो कितनी बुरी तरह से ब्लश कर रही थी। और उसने जो अभी अभी उसके कान में कहा, उसे सोचकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने होठों को कस के दांतों के नीचे दबा लिया और चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लिया। थोड़ी ही देर में नर्स जीनत के पास आती है और उसे फ्रेशन अप होने में उसकी हेल्प करती है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।